चलो शांत हो जाओ। आज डे 24 मैग्नेटिक इफेक्ट। ओ आप आ गए हैं आज, अभी देखिए। आज मैग्नेटिक इफेक्ट कंप्लीट कर लेंगे, ये एक ईयर का पीडीएफ, और बाकी बना लेना, कल टेस्ट हो जाएगा इसी का, ठीक है? क्या? हाँ, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट दोनों का टेस्ट होगा, और उसके बाद फिर उसके अगला दिन टेस्ट डिस्कशन, उसके अगला दिन सैटरडे बचेगा, समझ गए? उस दिन वर्ड प्रॉब्लम होगा क्वाड्रेटिक का, और सबसे लास्ट मतलब कि संडे को हो जाएगा दोनों फुल टेस्ट, इसका फिजिक्स का और ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है? आगे बढ़ाते हैं इसको। Which of the following statement is not true about a bar magnet? बार मैग्नेट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं लिखा हुआ है वो पढ़ना है और आंसर करो। It sets itself in north south direction when suspended freely. सही बात है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को मैनेज करके रखता है, तो ये तो सही लिखा हुआ है। इट हैज अट्रैक्टिव पावर फॉर आयरन फीलिंग्स। क्या आयरन फीलिंग्स के लिए अट्रैक्टिव पावर, मतलब कि आयरन फीलिंग्स को अट्रैक्ट करता है, ठीक है? मतलब कि आयरन का जो बुरादा होता है, चूरा, उसको अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट करेगा। इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होता है, ये भी सही बात है। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड अ बार मैग्नेट इज फ्रॉम इट्स नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये गलत लिखा हुआ है। जैसे एक बार मैग्नेट अगर जो है यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है, तो बाहर में नॉर्थ से साउथ, लेकिन अंदर में साउथ से नॉर्थ। देखो, अंदर में साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ से साउथ। तो अगर जो इनसाइड ए बार मैग्नेट लिखा हुआ है, तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल नहीं लिखना चाहिए था इसको, तो यही गलत लिखा हुआ था, वही चूज करना था कि कौन सा सही नहीं लिखा हुआ है। द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड along a straight current carrying solenoid does not depends upon। सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इनसाइड along a straight current carrying solenoid, बहुत ही लंबा सोलेनॉइड है जिसमें करंट पास हो रहा है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ के बारे में पूछ रहा है कि किस पे डिपेंड नहीं करता है। पहला, नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड अगर रिवाइज करके आए हो मैग्नेटिक फील्ड, हाँ रिवाइज करके अगर आए हो तो उसमें सोलेनॉइड के बारे में ये लिखा हुआ होगा, ठीक है? लिखते थे हर का फैक्टर्स अफेक्टिंग, तीनों का लिखे थे कि क्या क्या फैक्टर होता है इसके मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, ठीक है? तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स लिखा हुआ होगा, एक फैक्टर होता है। जितना ज्यादा टर्न होगा उतना ही ज्यादा सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ होगा, ठीक है? अब डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में करंट का डायरेक्शन के हिसाब से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आता है, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो चेंज हो जाएगा। तो ये अभी संभाल के रखते हैं, अगर कुछ अलग ऑप्शन नहीं मिलेगा तो इसके ऊपर आएंगे, क्योंकि स्ट्रेंथ पूछ रहा है हमसे क्या पूछ रहा है? स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो स्ट्रेंथ वगैरह चेंज नहीं होता, बस इसका मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन चेंज होता है। अगला, मटेरियल ऑफ द कोर फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड में कैसा अंदर में मटेरियल रखे हैं, इसके ऊपर भी सोलेनॉइड का मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। फिर लिखा हुआ है रेडियस ऑफ द कॉइल ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड का जो रेडियस ऑफ द कॉइल है, मतलब जो सोलेनॉइड होगा इसमें जो कॉइल है इसके रेडियस के बारे में, तो ये जितना बड़ा रेडियस होगा, ठीक है, उतना ही कम इसका मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा, और जितना जितना कम दूर में घुमा दिया गया है कॉइल को उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होगा। तो क्या ये भी सही लिखा हुआ है? ठीक है, तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है, डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, ठीक है? क्योंकि डायरेक्शन ऑफ करंट अगर जो बोला है तो करंट के डायरेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो सकता है, मैग्नेटिक का स्ट्रेंथ बढ़ाया नहीं जा सकता और घटाया नहीं जा सकता है ये करंट के डायरेक्शन से। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये नीचे वाला कम दिख रहा है, ऊपर ज्यादा दिख रहा है, बढ़िया है ना? यस सर। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड
ऑलवेज एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ऑलवेज एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। क्या ये सही लिखा हुआ है? करंट कैरिंग कंडक्टर पे एक मैग्नेटिक फील्ड हमेशा फोर्स लगाएगा। अरे करंट कैरिंग कंडक्टर मतलब उसके पास खुद का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, और मैग्नेट के पास भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो पक्का फोर्स लगेगा। या तो अट्रैक्शन वाला फोर्स लगेगा, नहीं तो फिर रिपल्सन वाला फोर्स तो लगेगा ना, ठीक है। क्योंकि अगर कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो हो रहा है तो वो खुद मैग्नेट के जैसा बिहेव करता है कि नहीं करता है? तो ये सही लिखा हुआ है। आगे, नेवर एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सर्ट्स ए फोर्स ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, ये भी गलत लिखा हुआ है। फील्ड के डायरेक्शन में, फील्ड के क्या बोल रहा था, करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर ऑन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिधर फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही अगर जो करंट का भी डायरेक्शन है तो दोनों के बीच में एंगल हो जाता है 0 डिग्री। और अगर दोनों के बीच में एंगल 0 डिग्री हो गया या फिर दोनों अगर जो पैरेलल भी हो गया, सुन लो ध्यान से, दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और करंट का जो डायरेक्शन है दोनों अगर जो पैरेलल हो जाए या फिर दोनों एक ही डायरेक्शन में चलने लग जाए तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है वो 0 हो जाता है। वहां पर फोर्स कितना हो जाएगा? 0। फोर्स का फॉर्मूला एक आता है, ठीक है, आगे अगले साल पढ़ोगे, BIL साइन थीटा, ठीक है, IBL या BIL ऐसे करके लिखते हैं। थीटा के हिसाब से हम लोग समझते हैं कि कब सबसे कम फोर्स हो सकता है और कब सबसे ज्यादा हो सकता है। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? 0, तो पूरा को क्या कर देगा? 0, ठीक है। तो साइन 0 का भी वैल्यू 0 होता है और साइन 180 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है। साइन 0 डिग्री का भी वैल्यू 0 होता है और साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 0 होगा। तो अगर जो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है मतलब दोनों के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री का, तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा? 0। और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं इसका मतलब एंगल कितना है? 180 डिग्री। अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एंगल कितना है? 180 डिग्री। इसका मतलब भी फिर से क्या, फोर्स कितना हो गया? 0। तो सबसे ज्यादा फोर्स कब होगा सर? तो जब दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल रहे? 90 डिग्री का। साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? 1। तो ये देखो हो जाएगा वैल्यू 1। तो फिर इस पे डिपेंड करने लग जाएगा, BIL पे लेंथ ऑफ कंडक्टर, I से करंट, B से मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, ये सब पे डिपेंड करने लग जाएगा। तो जब एंगल का वैल्यू कितना रहे? 90 डिग्री, मतलब क्या, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो फिर बोल सकते हैं कि फोर्स जो है सबसे ज्यादा होगा। बोल सकते कि नहीं बोल सकते? यहां पर देखो क्या लिखा होता है, एक्सर्ट्स ए फोर्स, फोर्स तो लग रहा होगा कब? ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड के ही डायरेक्शन में करंट का डायरेक्शन हो जाना, मतलब यहां पर थीटा कितना हो गया है? 0 डिग्री। इसका मतलब है कि फोर्स कितना हो जाएगा? 0। तो क्या यहाँ पे फोर्स लगेगा? फोर्स यहाँ पे नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सर्ट्स ए फोर्स ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर एट राइट एंगल्स टू द फील्ड। ये क्या लिख रहा है? एक्सर्ट ए फोर्स ओनली व्हेन, ये क्या लिखा है? सिर्फ तभी लगता है फोर्स जब कंडक्टर और करंट दोनों के बीच में कितना डिग्री का एंगल होगा? 90 डिग्री का। जब 90 डिग्री का एंगल होगा कंडक्टर और करंट के बीच में तो फोर्स जो है वो मैक्सिमम होगा। ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि सिर्फ इसी टाइम पे फोर्स लगेगा। ये नहीं बोला सकता है कि एक्सर्ट्स ए फोर्स ओनली व्हेन, ये ओनली व्हेन अगर ना लिख करके बस लिख देता एक्सर्ट्स मैक्सिमम फोर्स या एक्सर्ट्स ए फोर्स व्हेन करंट फ्लोज थ्रू ए कंडक्टर एट ए राइट एंगल टू द फील्ड, तो ये सही हो जाता। ओनली व्हेन लिखने का मतलब है कि ये एकमात्र यही एक कंडीशन है जहां पर फोर्स लगता है, ठीक है। तो ऑलवेज एक्सर्ट्स ए फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है। एक आध जगह हम ये देख रहे थे कि ये भी सही आंसर कंसीडर करता है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को स्पेशल केस के बारे में पढ़ना नहीं है, समझ गए? हम लोग को स्पेशल केस के बारे में पढ़ना है, स्पेशल केस के बारे में ही पढ़ना है। जब तीनों फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल सीखते हो तो वहां पर फोर्स, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड तीनों जो है परपेंडिकुलर रहता है एक दूसरे से, है ना। तो हम लोग एज ए 10th क्लास स्टूडेंट हम लोग क्या जानते हैं कि तीनों पर फोर्स तभी लगेगा, ये फोर्स
तभी लगेगा जब दोनों एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होगा, जब दोनों एक दूसरे के ऊपर इसीलिए ये वाला ऑप्शन तुम्हारा बहुत जगह सही दिखता है, तो इसको हम लोग नहीं रखेंगे अपने ऑप्शन में। अब इसको क्यों नहीं रखेंगे सर, उसका रीजन सुनो। ऑलवेज एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब है कि हमेशा ये फोर्स लगा लेगा जब भी कंडक्टर के पास करंट होगा। क्या ये सही बात है? नहीं। अभी देखे हैं कि जब दोनों के बीच में 0 डिग्री आता है तो ये हमेशा सही नहीं होता है, समझ गए? इसलिए वो ऑप्शन हटा करके यही ऑप्शन रखेंगे। कौन सा? एक करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स कब लगेगा? जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। 10th क्लास में हम लोग को यही जानना है। बाकी थीटा का वैल्यू नो, जाओ घर जाओ। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रहेगा तो फिर हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वहां पर इधर वहां पर फोर्स नहीं लगेगा। थीटा का वैल्यू 0 छोड़कर कुछ भी हो जाए तो वहां पर फोर्स लग रहा होगा। ठीक है? कितना बजे था ट्यूशन जी? कितना बज गया? कहां था अभी तक? तो चलो बढ़िया से ना। चलो अब असर्सन, हाँ एक बात सुन लो, असर्सन रीजन एक फिक्स है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है? एक असर्सन रीजन हमेशा पूछेगा तुमको मैग्नेटिक फील्ड से। क्या? टोटल 4 पूछता है साइंस में, तो एक फिक्स है तुम्हारा इससे, और एक असर्सन रीजन फिक्स है तुम्हारा इन्वायरमेंट चैप्टर से। समझ गए? इन्वायरमेंट वाला चैप्टर से एक असर्सन रीजन फिक्स है और एक असर्सन रीजन इसका फिक्स है। ठीक है? अभी तक का पैटर्न के हिसाब से 2025 में जो तीनों सेक्शन अलग अलग किया है तो उसमें अब क्या नया कर देगा उसका कोई उपाय नहीं, लेकिन अभी तक के पैटर्न के हिसाब से यही चल रहा है। चलो ये सब असर्सन रीजन सब लोग खुद से सॉल्व करो, तो लगभग सॉल्व होने वाला असर्सन रीजन है। लिख लिख के अब क्वेश्चन नहीं लिखने लग जाना, टाइम पास करने का तुम लोग को चाहिए बहाना। सब क्वेश्चन पहले लिखेगा, अक्सर क्वेश्चन लिखेंगे तो हम बनाएंगे। ये हुआ तुम्हारा चौथा नंबर। सुन लो कैसे बनाना है, लिखो कॉपी में चौथा नंबर। असर्सन ट्रू है कि फॉल्स है और रीजन ट्रू है कि फॉल्स है, ऐसा बस बगल में लिखो ऐसे करके। चलो कल कहां था? किधर है पड़ोसी? हाँ हाँ, लखीसराय गए थे, आज धोएंगे तो वहां देखो तो इंक है। मोहल्ला का नाम, मोहल्ला मेरा नाम इन पर बात करेगा जी कि लास्ट में गेवे किया था पढ़े ले, कहाँ ढेर नंबर लेके चला आया। नहीं भेजो, सब जगह एक ही चीज है। तुम भी बोल देगा हाँ उनके तर गलिए तो नहीं पढ़े बोलेगा जी। बाकी तो हम पढ़िए रहे थे लाइब्रेरी में बहुत बढ़िया से। पेज लाओ तो वो वाला। दिल खुद क्या डिस्कस कर रहा है? हो भी गया वो दोनों तीनों।
कॉमन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू ए मेटालिक प्लेट ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ। जो मेटल, ये क्या बोलते हैं, अर्थ वायर जो है वो किससे कनेक्ट रहता है? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। जो मेटल वाला पार्ट रहता है उसी से, है ना। और वो कहाँ तक, वाला जो तार है वो अर्थ के अंदर तक दे दिया जाता है, वो लिखा हुआ है। रीजन में लिखा हुआ है कि अर्थ वायर इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट टू द मेटालिक बॉडी ऑफ द एप्लियंस कीप्स इट्स पोटेंशियल टू दैट ऑफ द अर्थ सो द यूजर मे नॉट गेट ए सीवियर इलेक्ट्रिक शॉक। नीचे वाला पार्ट आ गया, नीचे भी सही। इसको खोलो तुम, कैप है, कैप है, कैप निकालो ना खाली। हाँ बस। बन गया। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। सही लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। क्या इसका आंसर भी रटवाए हैं कि व्हाई डज मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ये व्हाई मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, है ना। ये क्वेश्चन आता है 1 नंबर का, नहीं तो फिर 2 नंबर का। 2 नंबर का नहीं, 1 ही नंबर का आता है, ठीक है क्या। तो ये रट करके रखना है। ये कभी भी, जैसे कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो होता है जो इंपॉर्टेंट होता है, हेलो, जिस क्वेश्चन पे जोर डालते हैं कि इंपॉर्टेंट है उस क्वेश्चन को एकदम रट करके रखो। अगर वो क्वेश्चन तुम गलती करके आ रहे हो, मतलब तुम सुसाइड कर रहे हो ना एग्जाम में जाकर के, कि वो क्वेश्चन भी हम गलत कर रहे हैं या फिर नहीं बना रहे हैं, तो ठीक है क्या। मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड ए बार मैग्नेट नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ट्रू लिखा हुआ है। Magnetic field produced by a bar magnet is a quantity that has both magnitude and direction. मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू होता होगा, जैसे कि कभी कभी मैग्नेट के नजदीक जब जाते हैं तो क्या ज्यादा जोर से खींचता है, और मैग्नेट से दूर रहता है तो उसका इफेक्ट कम होता है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ का वैल्यू कहीं ज्यादा और कहीं कम होता है ना जी। मतलब मैग्नेटिक फील्ड का कुछ वैल्यू तो होता होगा, तो उसी चीज को बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। डायरेक्शन भी है ना, कि नॉर्थ से साउथ जा रहा है, इनवर्ड से आउटवर्ड जा रहा है, तो ये भी सही बात लिखा हुआ है। लेकिन क्या इसी चीज को ये रिप्रेजेंट कर रहा है? नहीं, ये इसके डायरेक्शन वगैरह के बारे में बोल तो दिया, लेकिन इसके बारे में बात नहीं कर रहा है कि क्यों इंटरसेक्ट नहीं करता। यहां पर लिख देता ना कि एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, टेंजेंट मतलब डायरेक्शन होता है, ये सब बात अगर लिखता तो फिर उसी को एक्सप्लेन कर रहा होता। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। अच्छा, रितिका जो है वो ऐसे नहीं लिखते, वो सीधा मतलब हम समझेंगे सर, आप समझ लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, वो बस इतना लिख दी ऊपर से कि असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, बाकी आप देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है। सो हाँ, इसका ए और बी वाला जो ऑप्शन अगर रहेगा, ठीक है, तो लिख देंगे असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज ट्रू। अब हम समझे कि रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन है कि इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, मतलब इसके हिसाब से कि सर हम ए और बी दोनों वाले हैं, आप जिसको समझना है, तो हम जो गलत रहता वही समझते हैं, ठीक है। अगर तुम ऐसे लिखती है ना कि असर्शन ए इज ट्रू और रीजन आर इज ट्रू, नहीं, अगर ऐसे कोई बच्चा लिख भी रहा है तो उसमें जानते हो क्या समझते हैं कि अच्छा ये ऑप्शन बी लगाना चाह रहा था, जबकि ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन बी के हिसाब से तुम्हारा मार्क्स हम काट लेंगे, समझे। चलो, नो, इधर देखो, नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। फिर से देखो वही क्वेश्चन आ गया है, ठीक है। तो ये भी सही बात है, कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्रॉस नहीं करता। अब क्यों नहीं करता ये भी देख लो, समझ में आना चाहिए ना। ये देखो, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है इधर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। ये पढ़े हो 10th क्लास के सर्कल में ही, कि सर्कल पे एट ए वन पॉइंट ओनली सिंगल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन, एक ही टेंजेंट को ड्रॉ किया जा सकता है। और टेंजेंट डिनोट्स द डायरेक्शन, टेंजेंट क्या बताता है? डायरेक्शन बताता है, समझ गए।
तो एक पॉइंट पे जब एक ही टेंजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, और एक टेंजेंट मतलब एक डायरेक्शन, तो एक पॉइंट पे एक ही डायरेक्शन ना हो सकता है जी, एक पॉइंट पे एक से अधिक डायरेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है, इसीलिए एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता। द कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये सब क्या लिख दिया है? कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बोलना ही नहीं चाहिए था, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का बोल रहा है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। क्या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट करेगा? नहीं करेगा। तो क्या इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा? नहीं आएगा। बोल रहा है जिस जगह पे, ऐसा बोल रहा है कि मैग्नेटिक जो कंपास नीडल होता है वो एक जगह पे इंटरसेक्ट कर जाता है, और इंटरसेक्ट करने की वजह से वहां पर दो दो को डायरेक्शन आ जाता है। देखो लिखा है कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। अच्छा ये सही कैन नॉट लिख दिया है, कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन, दो डायरेक्शन में पॉइंट नहीं किया जा सकता है एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये भी सही बात लिखा हुआ है, लेकिन क्या पहले वाले को एक्सप्लेन कर रहा है? हमको थोड़ा थोड़ा सा लग रहा है कि एक्सप्लेन कर रहा है। बोल रहा है ना कि देखो देखो क्यों क्रॉस नहीं होगा। हेलो, यहाँ पे लिखा क्रॉस नहीं होता, और यहाँ पर लिख रहा है उसका आंसर कि क्रॉस क्यों नहीं होगा। लिख रहा है कंपास नीडल कैन नॉट पॉइंट टुवर्ड्स टू डायरेक्शन। कंपास नीडल जो है वो दो डायरेक्शन को पॉइंट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर हो रहा है तो वो दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, दो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का दो अलग अलग पॉइंट होगा जो एक ही जगह पे आया है, तो क्या वहां से दो डायरेक्शन नहीं निकल जाएगा? जैसे कि देखो यहाँ से एक इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रहा होगा, ठीक है, इधर जा रहा है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर जा रहा था, दोनों यहाँ पे टकराया, तो क्या यहाँ से इसका तो इधर चल गया था और इस वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायरेक्शन इधर चला गया। क्या एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यही बात कर रहा है कि कंपास नीडल जो है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन को पॉइंट नहीं कर सकता, इसीलिए दोनों को क्रॉस करते हुए हम लोग नहीं देखते। मतलब ये भी ट्रू है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। 6 नंबर, द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, इधर द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। पैटर्न ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग कंडक्टर इज सिमिलर, हाँ सही बात है, बार मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करता है सोलेनॉइड। अब समझ लेते थोड़ा सा कि सोलेनॉइड होता क्या है। सोलेनॉइड जो है वो एक कॉइल है, ऐसा स्प्रिंग जैसा ही क्या है, कॉइल है, और इसके अंदर कोई मेटल का मटेरियल रखा हुआ रहता है। इसके अंदर क्या रहता है रखा हुआ? मेटल का कोई मटेरियल। और ये जो मेटल का मटेरियल रखा हुआ है, हेलो, ये मेटल का जो मटेरियल रखा हुआ होता है ये बार मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करता है। ये अंदर में जो मेटल का कोई भी मेटल का मटेरियल रख दो, मेटल का मटेरियल मतलब लोहा रख दो, इसके अंदर क्या रख दो? लोहा। अगला जो तार लगाए हैं ना, इस तार में करंट पास करवा दो। हरिओम, इधर इस तार में करंट पास करवा दो, तो अंदर में जो लोहा है, जब तक अंदर में वो लोहा है तो वो एक्चुअली लोहा नहीं, बार मैग्नेट जैसा बिहेव करेगा, ठीक है। मतलब इसका भी नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो जाएगा, इधर से इधर करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, समझ रहे हो? तो वही लिखा हुआ है कि पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड कैरिंग ए करंट इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए बार मैग्नेट। बार मैग्नेट के जैसा ही क्या सोलेनॉइड बिहेव करता है जब उसमें करंट पास करवाते हैं? तो हाँ, बार मैग्नेट के जैसे ही बिहेव करता है। तो ये तो सही बात लिखा हुआ है। अब द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द शेप ऑफ द कंडक्टर। इंडिपेंडेंट मतलब इसको ये डिपेंड नहीं करता है, कौन? एक शेप ऑफ द कंडक्टर का शेप पे डिपेंड नहीं करता है पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये गलत लिखा हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न जो है वो डिपेंड करता है शेप पे। जैसे कि अगर जो सर्कुलर कॉइल होता है, ठीक है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ अलग सा बनता है। कॉन्सेंट्रिक सर्कल, हेलो, कॉन्सेंट्रिक सर्कल याद है जी, किसमें बन रहा था? स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर था, तो इसमें क्या बन रहा था? कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनने लग गया था। अगर इस पॉइंट पे देखे तो सोलेनॉइड में क्या कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा? अरे सोलेनॉइड में कॉन्सेंट्रिक सर्कल बनेगा नहीं, ये यहां से ऐसे और इनोड करके ऐसे होता है। ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं बनेगा, ऐसे जाता है ना, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल नहीं होता। यहां से हाफ सेमी सर्कल टाइप बनता है, लेकिन यहां स्ट्रेट लाइन अंदर में हो जाता है। तो वही बोल रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न होता है अराउंड ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज इंडिपेंडेंट।
इंडिपेंडेंट नहीं है, ये डिपेंडेंट है अपॉन द शेप ऑफ द कंडक्टर। जैसा कंडक्टर उसके हिसाब से अलग अलग इसका शेप। से 3 केस हम लोग पढ़े हैं, एक बार मैग्नेट का, एक बार मैग्नेट का पढ़े थे, दूसरा स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर का, फिर सर्कुलर लूप में भी पढ़े थे, सर्कुलर लूप पढ़े थे, हाँ, और लास्टली हम लोग एक सोलेनॉइड भी पढ़े हैं। तो क्या सबका जो हम लोग बनाते हैं ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, क्या सबका सेम जैसा दिखता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, इसका कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिख रहा होगा, ये सर्कुलर लूप का भी कॉन्सेंट्रिक सर्कल ही रहता है, ठीक है, लेकिन बार मैग्नेट का और इसका सर्कुलर लूप नहीं होता। तो ये तुम्हारा हो गया फॉल्स। और अगर ट्रू पहला है दूसरा फॉल्स है, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट, इन द कॉमन डोमेस्टिक सर्किट द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू ए मेटालिक प्लेट। कॉमन डोमेस्टिक सर्किट में जो अर्थ वायर है कनेक्टेड टू द मेटालिक प्लेट, जो हमारा आयरन है या ओवन है, वैसा हीटिंग डिवाइसेस या फिर वैसा डिवाइस जो बहुत ही ज्यादा करंट लेता है, ठीक है, तो वो सब डिवाइस में कभी कभी करंट का ओवरफ्लो होने की वजह से करंट जो है वो मेटालिक बॉडी पे आ जाता है। इसीलिए उन सब डिवाइसेस के जो मेटालिक बॉडी होते हैं उसी से अर्थ वायर कनेक्ट करके, अर्थ वायर कनेक्ट करके और उसको ग्राउंड तक लेकर के जाया जाता है, ताकि उस पर जब करंट अगर ओवरफ्लो हो जाए करंट का डिवाइस में, तो करंट डिवाइस पे भी अगर आ जाए तो छुए तो हमको झटका नहीं लगे, वो जो करंट है वो सीधा कहां चला जाए? अर्थ पे चला जाए। नहीं तो फिर अगर अर्थ वायर नहीं दिया हुआ रहेगा उसके साथ, तो तुम जो छुओगे ना उसको, तो करंट तुम्हारे अंदर फ्लो करके और तुमको अर्थिंग वायर समझ करके और नीचे करंट जाएगा, तो तुम्हारे अंदर करंट फ्लो हो जाएगा, वो समझे, जिसकी वजह से झटका लगेगा। तो तुम उस टाइम पे किसका काम करने लग जाओगे? अर्थ वायर का। बस ग्रीन कलर का तुम्हारे ऊपर कोटिंग नहीं चढ़ा हुआ रहेगा, ठीक है, अपने आप को पेंट करके ले लेगा। अच्छा, हाँ, अर्थ वायर का काम क्या है? तो किसी भी डिवाइस के मेटालिक बॉडी पे, मेटालिक पार्ट पे लग जाना, और वो वायर कहां? ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ। वो वायर कहां तक चला जाएगा? उसके बारे में क्या लिखा जाता है? ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ। अर्थ के नीचे तक वो दबा हो रहेगा। और एक्चुअली हर डिवाइस का वैसे नहीं दबा हुआ रहता है। ये डिवाइस हमारा आयरन, यहां से तीन लाइन निकला है, ठीक है, तो यहां भी तो सॉकेट है हमारे पास, इसमें भी 3 लाइन है, तो ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट है, ये वाला इससे कनेक्ट, ऐसे आता है तार जी अंदर में सॉकेट वाला, ठीक है। फिर ये वाला कहीं हमारा एमसीबी से कनेक्ट होगा कनेक्ट, फिर एमसीबी से यहां निकाल करके नीचे डाल दिया जाएगा तार को, समझे। तो एक्चुअली क्या है, इसका जो ऊपर वाला, हेलो, ये जो प्लग रहता है ना, जो इसको तुम लोग बिना काम का समझते हो, नहीं बहुत काम का समझते हो, यही तुमको बचाएगा ये शॉक से। शॉक मतलब मौजा, झटका, यही तुम लोग किससे बचाएगा? झटका से। तो ये सही बात लिखा हुआ है, मेटालिक पार्ट से ही कनेक्ट रहता है ना, और वो कहां तक? अर्थ के नीचे तक दबा हुआ रहता है। कौन? अर्थ वायर। अर्थ वायर कौन सा कलर का होता है? ग्रीन कलर का, ठीक है। अर्थ वायर इंश्योर्स दैट एनी लीकेज ऑफ करंट to the metallic body of the appliance keeps its potential to that of the earth, so the user may not get severe electric shock। कह रहा है कि अर्थ वायर जो लीकेज है करंट का, उसी को मेटालिक बॉडी से ले करके उसमें जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल मतलब उसमें जो करंट है, उसको उठा करके कहां छिपा देता है? अर्थ तक छिपा देता है, जिसके वजह से जो काम करने वाला, जो यूज करने वाला आदमी है, उसको शॉक नहीं लगेगा। कभी कभार पहले रहते थे एक घर में, तो उस टाइम पे आयरन यूज जब करते थे ना, तो शायद वहां पे ये क्या बोलते हैं, तीसरा जो वायर है अपना ग्रीन कलर वाला, उसका काम नहीं हुआ होगा, ठीक है, वायरिंग सही से नहीं हुआ होगा, बहुत पुराने जमाने का घर अगर होगा तो, ठीक है, तो उसकी वजह से कभी कभी झटका आ जाता था, लगता था कि मेरा जो आयरन है वो खराब हो गया है, ठीक है। पापा बोलते थे कि लगता है आयरन खराब हो गया। आयरन थोड़ी खराब हुआ था, यहाँ तो सिस्टम ही खराब था ऊपर से, समझ गए। हाँ, लेकिन अब जो है सही है। लगभग घरों में, जिस घर में अंडर वायरिंग रहता है दीवार के अंदर, वो घर में इस चीज को बचाव के लिए पहले ही यूज कर लिया जाता है, ठीक है, उस घर में बहुत ज्यादा सेफ्टी रहता है। अच्छा, हाँ, अगर गलती से अपना लाइव वायर जा रहा है अर्थ में, तो बिजली बिल बढ़ेगा? लाइव वायर अर्थ में क्यों जाएगा? मैं बोल रहा हूँ ना कि अपना बिजली यूज हो रहा है, पर वो यूज हम लोग नहीं कर रहे हैं, जा रहा है सीधा,
अच्छा, वैसे बहुत बिजली बिल मतलब कि अब अभी अगर जो तुम जितना यूनिट है उससे ज्यादा बढ़ेगा कि नहीं, बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा ना, अर्थ क्या ही यूज करेगा हमारा बिजली, यूपी में एक आदमी पोटेंशियल बर्बाद होगा उसका। यूपी में एक आदमी का 16 लाख आ गया था बिजली बिल। अरे वो बहुत मतलब कि वो सब क्या बोलते हैं, डिसफंक्शनिंग होता है मीटर के वजह से, समझे। वो सब 16 लाख बिल बहुत इंडस्ट्रियल जो काम होगा ना उसी का आ सकता है, उतना बिल। नया नया घर बनाया था, थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ, तो उसका मीटर जो होगा ना वो डिसफंक्शनल होगा, वो खराब होगा, ठीक है। ऐसा बहुत सारा केस बीच बीच में हम लोग को सुनने को मिलते रहता है। अच्छा, ई वाला हो गया, ई भी ट्रू है क्या? हेलो, ये भी ट्रू है। और क्या पहले कोई एक्सप्लेन कर रहा है? पहले कोई नहीं एक्सप्लेन कर रहा है कि अर्थ वायर क्या काम करता है, पहले कोई एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो गया? ए। एक इसके ऊपर मूवी भी बनाया गया है, 32 गुल मीटर चालू, देखे हो? हाँ, और उसमें मुन्ना भैया भी हैं शायद। कौन त्रिपाठी बोलता है? दिवेंदु शर्मा असल में उनका नाम, पंकज त्रिपाठी है। कितना नंबर क्वेश्चन ही हो गया? 6 कि 7? 7 था। यहां देखो, मैग्नेटिक फील्ड। हेलो, ये फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन नहीं है, बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जो इंटरसेक्ट नहीं करता उसके ऊपर एक वो ऑब्जेक्टिव बात, ये क्या बोलते तुम्हारा असर्शन रीजन जो है पूछते रहता है, समझ गए। फिर नो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फाउंड टू क्रॉस ईच अदर, फिर से वैसा ही क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनोइड कॉइल इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। वही वाला सब आ गया क्या? अरे अच्छा, अब एक आया, एन इलेक्ट्रिक फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल विद द मेन लाइन। सही लिखा हुआ गलत लिखा हुआ? यहां से लाइन जा रहा होगा और इसमें जो हम लोग फ्यूज लगा देंगे। देखो अब इसका क्या दिक्कत होगा, यहां से लाइन करंट फ्लो हो रहा है जी, तो करंट यहां पर आने के बाद सोचेगा कौन सा डायरेक्शन यूज करें, तो बोले तो करंट तो ऐसा हम ना सोचते हैं कि इधर जाए कि उधर जाए, करंट दोनों तरफ एक ही बार चल देता है, तो करंट इधर भी चल देगा और करंट इधर भी चल देगा। तो यहाँ से ज्यादा करंट जो फ्लो होगा इसको तो ये रोकेगा, लेकिन यहाँ से जो ज्यादा करंट फ्लो होगा इसको रोकेगा ही नहीं, तो अंदर का डिवाइस खराब हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसीलिए हम लोग पैरेलल में नहीं लगाते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज को। कैसे लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्यूज है और यहाँ पे मानो अंदर लाइन करंट जा रहा है, तो यहाँ पर आएगा और उसके बाद फिर ये फ्यूज डिसाइड करेगा कि इतना अंदर में हम करंट जाने दें कि नहीं दें। अगर बहुत ज्यादा करंट, जैसे कि अंदर में हमको अपना पूरा डिवाइस को इस्तेमाल करने के लिए लोग 5 एम्पियर का करंट चाहिए। कितना एम्पियर का करंट चाहिए? बहुत ज्यादा करंट होता है ये, 5 एम्पियर का करंट चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग फ्यूज कितना लगाएंगे? 5.2 एम्पियर या 5.1 एम्पियर। और जैसे ही 6 एम्पियर का करंट आएगा, 6.5 एम्पियर का करंट आएगा, तो इसको समझ में आ जाएगा कि अंदर का डिवाइस खराब हो सकता है, क्योंकि हम तो यहाँ पे दरबारी है ना, ये दरबारी का काम कर रहा होता है कि अंदर में क्या उतना ज्यादा करंट फ्लो होने देंगे तो डिवाइस उसको कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है। डिवाइस वहां से खराब हो सकता है क्योंकि डिवाइस का कैपेसिटी कितना है? 5 एम्पियर का। 6 एम्पियर का करंट, 8 एम्पियर का करंट अगर चला जाएगा तो डिवाइस खराब हो सकता है, इसलिए उससे पहले यही टूट जाता है, ठीक है, और सब डिवाइस बच जाएगा। क्योंकि यहाँ अगर जैसी सर्किट ब्रेक, मतलब कि यहाँ क्या होगा, ये पिघल जाएगा, तो पिघला तो इधर का तार अलग और इधर का तार अलग, बीच में तार ही नहीं बचा, तो करंट आगे फ्लो नहीं होगा। जैसे यहाँ पे ऐसे था, ये आधा आधा पिघल के बीच में जो तार था वो तारे हट गया है, तो अब करंट फ्लो नहीं होगा, समझ गए, अंदर का डिवाइस बच जाएगा। इसीलिए सीरीज में हम लोग कनेक्ट करके रखते हैं, पैरेलल में कनेक्ट नहीं करते। तो क्या ये फॉल्स लिखा हुआ है? और अगर असर्शन फॉल्स है तो ऑप्शन नंबर डी। फिर भी अगला हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं कि क्या बोल रहा है। इफ एन इलेक्ट्रिक करंट लार्जर देन द रेटेड वैल्यू, हेलो, इलेक्ट्रिक करंट अगर रेटेड वैल्यू से ज्यादा है, रेटेड वैल्यू मतलब अंदर में जितना करंट चाहिए, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है,
फ्लोज थ्रू द इलेक्ट्रिक सर्किट द फ्यूज वायर मेल्ट्स, तो फिर फ्यूज वायर मेल्ट कर जाता है। सही बात लिखा हुआ है कि अंदर में अगर जो 5 एम्पियर का करंट चाहिए और इससे ज्यादा जैसे ही करंट जाएगा तो फ्यूज वायर क्या हो जाएगा, मेल्ट, क्योंकि फ्यूज वायर को लगाया ही जाता है इसीलिए कि इससे थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे इसका ये जो है कैपेसिटी रहे, मतलब 5 एम्पियर अगर करंट अंदर फ्लो होना है तो यहाँ पर थोड़ा 5.1 या 5.2 लगाया जाएगा और इससे ज्यादा जैसे ही करंट गया तो ये मेल्ट कर जाएगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि जितना रेटेड वैल्यू है उससे ज्यादा अगर करंट फ्लो होगा तो फ्यूज वायर मेल्ट कर जाएगा। तो ये क्या लिखा हुआ था, ट्रू लिखा हुआ था। ठीक है, अगला, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी विच originates from north pole and merges towards south pole of any magnet outside the magnet, ठीक है, and from south to north inside the magnet। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब भी लिखोगे, हेलो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जब भी डिफाइन लिखते हो तो पहला पार्ट यही लिखना है, एन इमेजिनरी लाइन, ठीक है, बिना इसके नहीं छोड़ के आना है, इमेजिनरी लाइन लिखना है। ठीक है, कि यहां पर अगर मैग्नेट लाते हैं तो क्या लाइन दिखने लग जाता है, कुछ नहीं दिखता ना, वो एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हम लोग ये आयरन फैलिंग से हम लोग पता किए थे कि कुछ ऐसा होता है। ठीक है, तो वो एक इमेजिनरी लाइन है, वो असल में वैसा लाइन वगैरह नहीं बनता है। ठीक है, लीस्ट 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, 2 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताओ। तो पहले एक तो ये भी बता सकते हैं कि ये कभी क्रॉस नहीं करता एक दूसरे को। ठीक है, ओरिजिनेट कहां से करता है, और इंड नहीं बोलते हैं कि खत्म हो जाएगा, मर्ज बोलते हैं। ठीक है, इन्हें कि ओरिजिनेट्स मतलब यहां से निकल रहा है और यहां खत्म होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन से कॉन्टिन्यूअस पाथ है, क्या है, एक कॉन्टिन्यूअस पाथ है, ये कहीं ये इंड नहीं होता, ये बस मर्ज होता है। मतलब अगर जो यहां से शुरू हम कर रहे हैं तो यहाँ पे आकर के मर्ज हो गया, देखो यहाँ पे मर्ज हो रहा है, कहीं खत्म ये नहीं होगा। ठीक है, ये सब तुमको आज भी सुबह सुबह हम नोट्स भेज दिए हैं, एक बार नोट्स पढ़ोगे तो बहुत सारा जो क्वेश्चन है वो डायरेक्ट क्वेश्चन होगा, तो वो नोट से क्लियर होते चला जाएगा। द थर्ड वायर ऑफ अर्थ कनेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। कैसे इसको जस्टिफाई करेंगे, थर्ड वायर मतलब कौन सा वायर, अर्थ वायर, थर्ड वायर मींस अर्थ वायर। तो अर्थ वायर कैसे डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक एप्लायंसेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जस्टिफाई करो। तो सीधा सीधा अर्थ वायर का डेफिनेशन लिखो कि करता क्या है। तो अर्थ वायर एक ऐसा वायर है जो किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के मेटालिक पार्ट से लग करके अर्थ के अंदर तक, ब्यूरिड डीप इनसाइड द अर्थ, ऐसा लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे कि जो भी इसका करंट का ओवरफ्लो है उस करंट के ओवरफ्लो को लेकर के अर्थ के नीचे दबा देता है। खत्म। मतलब सिंपली हम लोग जो अर्थ वायर, सबसे लास्ट पेज नोट्स का जहां अर्थ वायर का डिफाइन है उसी को यहां पे लिख देना है, खत्म हो गया। लगभग जगह जहां तुमको नहीं समझ में आए जस्टिफाई क्या कहता है, इसमें कुछ एक ऐसा वर्ड देखो जिसका तुम डिफाइन जानते हो, उसको डिफाइन कर दो, लगभग जगह तुम्हारा सही होगा। सब जगह नहीं बोल रहे, 80 to 85% जगह तुम्हारा सही हो जाएगा आंसर। ठीक है, लिस्ट 2 प्रिकॉशंस टू बी टेकन टू अवॉइड द ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग नहीं हो ऐसा 2 प्रिकॉशन लेना है हम लोगों को, ओवरलोडिंग से बचने के लिए 2 तो एक ही सॉकेट में हम लोग पहले तो 3 पिन प्लग नहीं लगाएंगे। ठीक है, बहुत ये ज्यादा बड़ा एक्सटेंशन बोर्ड वगैरह नहीं यूज करेंगे, जैसे कि यहाँ वहां से एक वायर हम पतला सा लेकर के आए यहां तक, ये एक्सटेंशन बोर्ड का काम कर रहा है, समझ गए। अब अगर इसमें हम यहां लगा करके आयरन यूज करें, यहां से क्या यूज करें, आयरन, इसका देखो 2 ही प्लग बना करके दिया है, मतलब इस बहुत ज्यादा करंट ये यूज नहीं करता है। अगर यहाँ पे 3 पिन प्लग बना के देता है, इसका क्या मतलब है, कोई डिवाइस जो बनाया होगा उसको पता है कि बहुत ज्यादा करंट यूज करता है, तो यहां से बहुत ज्यादा करंट जब ये अपने अंदर लेगा, ठीक है, तो इतना दूर जो एक्सटेंशन है इसमें ओवरलोडिंग आएगा। मतलब कि जरूरी नहीं है कि यहां तक जो करंट आएगा, कुछ तो जितना ज्यादा वायर होगा लंबा उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस बड़ा होगा जी, उसके वजह से ये डिवाइस हीट हो सकता है, और हीट होने की वजह से भी तो ओवरलोडिंग होता है। इसीलिए एक्सटेंशन बोर्ड हम लोग यूज नहीं करते हैं, 3 पिन प्लग यूज नहीं करते हैं, एक ही सॉकेट में बहुत सारा प्लग नहीं डालते हैं। तो यही सब प्रिकॉशन में लिखेंगे, है ना। तो डोंट यूज सो मेनी प्लग्स इनसाइड अ सिंगल सॉकेट। ठीक है, सबसे पहला ये। ठीक है, डोंट यूज एक्सटेंशन बोर्ड या फिर एक्सटेंशन वायर, जो भी उसके आगे लगा लो। ठीक है, और फिर क्या लिख सकते हैं प्रिकॉशन में,
ओवरलोडिंग से बचने के लिए तो फ्यूज का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। ओवरलोडिंग भी अगर जो हो रहा होगा तो वहां पर फ्यूज का भी इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। चलिए यहाँ लीस्ट 2 इंपॉर्टेंट सेफ्टी मेजर्स commonly used in domestic electric circuit and the appliances such as electric irons और ovens। 2 सेफ्टी मेजर बताना है जो कि इलेक्ट्रिक ओवन या ये सब एप्लियंसेस में यूज होता है। क्या क्या हम लोग सेफ्टी मेजर यूज कर सकते हैं? एक तो हम लोग अर्थ वायर लगा के रखेंगे, दूसरा फ्यूज लगा करके रखेंगे। जब भी हम लोग जैसे आयरन और ओवन में क्या हम लोग सेफ्टी, तो आयरन या फिर ओवन जब भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो क्या ये बहुत ही ज्यादा करंट यूज करना चाहता है? ठीक है, तो सबसे पहले, और बहुत ही ज्यादा करंट कभी कभी इसके अंदर फ्लो होता है तो करंट आ जाता है ना इसके बॉडी पे, इसीलिए हम लोग अर्थ वायर यूज करेंगे ताकि हमको शॉक नहीं लगे, पहला बात। दूसरा बात, ये ज्यादा करंट वहां से डिसिपिएट करवाने के लिए, बहुत ही ज्यादा करंट डिसिपिएट करवाने के लिए ओवरलोडिंग करवा सकता है, इसीलिए हम लोग वहां पे फ्यूज वायर का इस्तेमाल करके और हम अपने डिवाइस को बचा सकते हैं। ठीक है, द पावर रेटिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक एप्लियंस इज 220 वोल्ट। ये कल भी क्वेश्चन ऐसा ही करवाए हैं, जल्दी से करो इसको। ये 11 का सेकंड नंबर। पावर रेटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 220 वोल्ट, 2 किलोवाट क्या दिया हुआ है? पावर, मतलब 2000 वाट दिया हुआ है, वाट। इफ इट इज यूज्ड इन ए रूम हैविंग इलेक्ट्रिकल सर्किट ऑफ करंट 5 एम्पियर, करंट दे दिया 5 एम्पियर, ये गलत बात सोच रहे हो। एक इफ इट इज यूज्ड, क्या लिखा है? अगर ये इस्तेमाल हो एक ऐसा रूम में जिस रूम का इलेक्ट्रिक सर्किट, जिस रूम का इलेक्ट्रिक सर्किट मतलब जो रूम का इलेक्ट्रिक सर्किट है वो इस्तेमाल करवाने लायक बनाया कि 5 एम्पियर का तुम इस्तेमाल कर सकते हो। अब वो वाला सर्किट जो सॉकेट जो इस्तेमाल करने के लिए कितना एम्पियर के लिए बनाया गया है? 5 एम्पियर के लिए। अब हमारे पास ये डिवाइस हो सकता है, ये डिवाइस कह रहा है कि नहीं हम 8 एम्पियर यूज करेंगे, हो सकता है ये सोच रहा है हम 9 एम्पियर यूज करेंगे, 10 एम्पियर यूज करेंगे। ठीक है, अगर 5 एम्पियर से कम इसका इसका हम करंट निकालेंगे, अगर 5 एम्पियर से कम आ गया तो बोलेंगे तब तो सही बात है, अगर 5 एम्पियर से ज्यादा आ गया तो इसका क्या मतलब है कि ओवरलोडिंग हो जाएगा ना। ठीक है, तो वो चीज लिखना है हम लोगों को। व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट? हाँ, इसमें 5 से ज्यादा आएगा, सिंपल बात है। 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। यूज नहीं कर सकते, जितना का सॉकेट बनाया गया है उससे कम हम लोग ये यूज करेंगे, उससे कम करंट यूज कर सकते, उससे ज्यादा करंट यूज करेंगे तो उसके लिए ओवरलोडिंग हो जाएगा ना जी। उसका जितना क्षमता उससे ज्यादा करंट तुम इस्तेमाल करवाएगा तो वहां पर शॉर्ट सर्किट होगा, वहां पर ओवरलोडिंग होगा। फिर से समझो, देखो कैसे ही, हेलो, तुम लोग अभी बोल देते हो कि समझ गए, बाद में फिर वही वाला लैंग्वेज आता है क्वेश्चन में और फिर नहीं समझते हो। देखो क्या लिखा था, इफ इट इज यूज्ड, इंग्लिश बढ़िया से पढ़ो तब ना। इफ इट इज यूज्ड इन ए रूम, अगर ये यूज किया जाए रूम में, कौन सा? ये वाला पार्ट, ऐसा एक डिवाइस जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 है और पावर 2000 वाट है। ठीक है, एक ऐसा रूम है जिसमें ये एक डिवाइस लेकर के जा रहे हैं, इस डिवाइस को यूज करना है किसी रूम में, और उस रूम का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है, वो इलेक्ट्रिक सर्किट, उस रूम का जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसका करंट रेटिंग, मतलब उस सर्किट में करंट रेटिंग दे रहा है, मतलब उस सर्किट का क्षमता ही है 5 एम्पियर का। उस इलेक्ट्रिक सर्किट का क्षमता कितना है? 5 एम्पियर का। तो बता, अब व्हाट डू यू सब एक्सपेक्ट जो बोल रहा है, इसका मतलब तुमसे पूछ रहा है कि तुम क्या सोच रहे हो कि यूज कर पाओगे कि नहीं यूज कर पाओगे। तो पहले हम इसका करंट निकालेंगे ताकि दोनों का करंट हम लोग कंपेयर कर सकें। करंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? P बराबर VI। अरे V, हम करंट निकालने जा रहे हैं, V दिया हुआ है, पावर दिया हुआ है, तो यही फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, P बटा V बराबर I। P कितना है? 2000। अब V कितना है? 220 बराबर I। देखो तो I बराबर कितना आ जाएगा? लगभग 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 9.09। इधर देखो,
करंट कितना आ गया 9.09। मतलब हमारा जो ये डिवाइस है, ये वाला डिवाइस, ऐसे समझो, ये वाला डिवाइस, इस डिवाइस का क्षमता है कि ये 9 एम्पियर करंट यूज करे। ये डिवाइस को 9 एम्पियर करंट नहीं मिलेगा तो डिवाइस सही से इस्तेमाल नहीं होगा। और ये वाला बोर्ड का क्षमता है कि ये 5-6 एम्पियर का करंट दे पाएगा। तो क्या ये डिवाइस इसमें लगाएंगे तो नहीं लगेगा कि इससे और ज्यादा करंट खींच लें, इससे और ज्यादा करंट खींच लें, जिससे क्या होगा, इसका ओवरलोडिंग बढ़ेगा, ओवरलोडिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हो सकता है। अरे यही समझे थे ना, इसमें एक छोटा सा प्लग है, इसमें फिर से 3 प्लग डाल करके, इधर चार्जर का, इधर स्मार्ट बोर्ड का, इधर टीवी का, तीनों का प्लग खोस देंगे तो क्या होगा, 5 एम्पियर का करंट फ्लो होने वाला चीज से हम लोग 8 एम्पियर और 9 एम्पियर निकालने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे हीटिंग, इसका क्या हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगा, इसके पास हीट आने लग जाएगा, उसी से शॉर्ट सर्किट होता है। ठीक है, हाँ, तो इसीलिए पूछ रहा था कि क्या ये वाला डिवाइस हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस रूम का करंट रेटिंग 5 एम्पियर है, रूम का करंट रेटिंग 5 एम्पियर का मतलब रूम का क्षमता ये 5 एम्पियर निकालने का। तुम पहले ये पता करो कि ये जो तुम्हारे पास जो डिवाइस है इसका क्षमता कितना है, कितना करंट लेने का क्षमता है। इसका करंट लेने का क्षमता कितना है, 9 एम्पियर से ज्यादा का, और इसको मिल कितना रहा है, 5 एम्पियर। 9 एम्पियर से ज्यादा ये लेना चाहता है और देना चाहता है 5 एम्पियर, तो यहां पर लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, स्पार्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे, व्हाट रिजल्ट डू यू एक्सपेक्ट। तो यहां पर लिखेंगे सिंस करंट रेटिंग ऑफ circuit of the room is 5 ampere, which is far less than the current rating of the device, so we cannot use this device. If we will use this device into the room, it will cause short circuit due to overloading. ठीक है, give reason for your answer with necessary calculation कर लिए, अपना रीजन भी दे दिए। ठीक है, तो 3 नंबर का था, 1 नंबर इधर हो गया, 2 नंबर इधर हो गया। डन है, 1.5 नंबर के नहीं रहता है, 11। अब ये लो, ऊपर वाला पढ़ो पहले, ऊपर का और बढ़िया करें। लो, ऐसे झूठा 1-2 बार ऊपर नीचे कर दें, ठीक हो जाता है। चलो, इसमें एक ही क्वेश्चन है, सोचो। इलेक्ट्रिक रेटिंग वाला जो था उसका फोटो नहीं खींचे, भूल गए, ध्यान रखना। ऐसे भी आज वैसा कुछ लिख नहीं रहे हैं, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन हो नहीं रहा है। ठीक है, ये बस बोलने वाला पार्ट और लिखने वाला पार्ट है। क्या क्या इसका डायग्राम, हाँ आएगा आगे। डोमेस्टिक सर्किट का तो 2025 में नया आया था, एक को जगह और में आएगा। सोलेनॉइड का भी डायग्राम तो बनाया ही थे ना एक जगह, हाँ आएगा। जहां डिफाइन सोलेनॉइड बोला, हेलो डिफाइन सोलेनॉइड अगर बोला, डिफाइन सोलेनॉइड भी कर दो और बगल में उसका डायग्राम भी बना दो। ठीक है, फिजिक्स में डायग्राम बनाने से पीछे नहीं हटना चाहिए। जिसका भी तुमको लग रहा है कि डायग्राम बना सकते, तुरंत बगल में बना दो। तुम्हारा अगर जो वर्ड पावर में 0.5 नंबर का कमी है तो वो तुम्हारे डायग्राम से आ जाएगा, समझे। इसीलिए डायग्राम बनाना चाहिए फिजिक्स में। हम लोग को सिखा दिया गया था ना ये चीज 10th में, तो कॉलेज में हमको किसी का डायग्राम नहीं आता था फिजिक्स में, तो ऐसे वो डिब्बा बना देते थे और ऐसे ऐसे लिख देते थे, और नाम तो याद ही रहता था कि क्या नाम है, तो इस पे जुट्ठों की वाला ई नाम दे दिए, 3 गो नाम लिख दिए और फिर लिख दिया हम इसका डायग्राम बनाया, हो गया सही। तो सही नहीं होगा, उतना बच्चे कोई डायग्राम बना रहा है, हम बना कर रहे हैं तो नहीं सही होगा। तो समझे, ऐसे होता है क्योंकि अच्छा कोई कोई बच्चा बहुत बढ़िया डायग्राम बनाने वाला है, ठीक है, तो उसका बहुत आंसर बढ़िया नहीं हो सकता है। हमारा आंसर भी एवरेज सा है, डायग्राम भी बेवकूफ जैसा है, लेकिन ठीक है मार्क्स मिल रहा है। ठीक है, उस डायग्राम के वजह से फेल नहीं हुए थे एक भी एग्जाम में, फेल नहीं हो सकते वो सब जगह पे। चलो, कंसीडर ए रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड, रेक्टेंगुलर कार्डबोर्ड है जिसमें 2 होल किया गया है, एक होल यहाँ, एक होल यहाँ, P और Q। ठीक है, थ्रू विच ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप हैज बीन इंसर्टेड। देखो क्या किया गया है,
ये कार्डबोर्ड है, यहाँ पर एक छेद यहाँ से और एक छेद यहाँ से, और यहाँ से जो तार है ना, ऐसे कर करके तुमको आधा तार ऊपर दिख रहा है, जो ये ऊपर दिख रहा है ना तुमको, ये सीधा से ये मतलब कि कर्व, ये है ऊपर वाला तार, और नीचे डॉटेड दिख रहा है ना, वो तार दिखेगा नहीं ऊपर से कि यहाँ से अगर जो हम एक तार अगर जो हम ऐसे ऐसे करके डालेंगे इसके अंदर, ये तो क्या ऊपर वाला पार्ट दिखेगा, नीचे वाला पार्ट दिखेगा हमको नहीं, तो नीचे वाला पार्ट नहीं दिखेगा, तो इसीलिए इमेजिनरी लिखा हुआ है। क्यों? इमेजिन करना है, डॉटेड लाइन मतलब इमेजिनरी लाइन है, वो इमेजिन करना है, ठीक है। और उसके बाद फिर बताया जा रहा है कि करंट देखो यहाँ से फ्लो हो रहा है, उसके बाद ऐसे कर करके मूव करते हुए यहाँ आ रहा है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो हो रहा है, यहाँ देखो नीचे से इधर से गया करंट, इधर फ्लो हो रहा है, तो इस जगह पे करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। करंट का डायरेक्शन कहाँ है, ऊपर। इधर मारेंगे अंदर जाएगा ये, और फिर यहाँ से बाहर निकलेगा, यहाँ से अंदर जाएगा और यहाँ से क्या होगा, बाहर। मतलब पॉइंट वन पे मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रहा है, और इधर साइड से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रहा होगा, ठीक है। कुछ ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। ये अंदर देखो जाते हुए दिख रहा है, ये क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, समझे क्या है ना, यहाँ पे अंदर जा रहा है। तो कुछ पूछ रहा है, मेक दिस डायग्राम ऑन योर आंसर शीट एंड ड्रॉ 3 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये वाला पूरा डायग्राम बनाना है आंसर शीट पे, और 3 को मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाना है, 1 ईच पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 2 एंड 3। 3 ही लाइन बनाना है। इतना जो हम 3 को तुरंत बना दी एक ही जगह पे, इतना बनाओगे तो कॉपी पूरा खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा। तो 3 ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाना है, एक वो पॉइंट 1 पे, एक पॉइंट 2 पे और एक पॉइंट 3 पे। तो पॉइंट 1 पे तो समझ में आ गया कि कुछ ऐसा बनेगा और ये ऐसा दिखेगा, बोलो ठीक है। ये अच्छा, पॉइंट 3 पे क्या होगा जी, तो ये करंट देखो ऐसे जा रहा था, करंट ऐसे जा रहा था ना, ये ऐसे क्यू पे आ चुके हैं हम लोग। क्या क्यू पे करंट नीचे है, अरे क्यू पे कहां है करंट, नीचे। देखो क्यू पे करंट कहां है, तो फिर से मेरा कर्ल जो है अंदर की ओर दिख रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड जो है फिर इधर घुसेगा और फिर यहां से ऐसे निकल जाएगा अंदर जा करके, तो यहां से ये भी ऐसा ही दिख रहा है। ये भी क्या नीचे अगर आए तो ये भी कहां जा रहा है, फिर से अंदर। जहां ये वाला तीर जैसे कि ये दिखा है और ये वाला तीर ऐसे दिख रहा है, ये अंदर जा करके फिर क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो 3 पॉइंट पे तो हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, एट द सेंटर ऑफ द लूप। हेलो, 2 जो है उसके बारे में क्या बोला, 2 क्या कैसा पॉइंट है, सेंटर ऑफ द लूप। सेंटर ऑफ द लूप मतलब समझते हो, बताए होंगे। सेंटर ऑफ द लूप पे एकदम स्ट्रेट करंट, स्ट्रेट जो है इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो जाता है। दोनों का फील्ड लाइंस क्या हो जाता है, स्ट्रेट। इधर वाला तार से भी यहां फील्ड लाइंस बहुत सारा बनते रहेगा। जैसे कि देखो एक सर्कुलर लूप जब बनाए थे, ठीक है, तो इधर वाला फील्ड से भी बहुत सारा ऐसे बनते जा रहा है, और यहाँ वाला पॉइंट से भी ये ऐसे बनते जा रहा है, ठीक है। एक पॉइंट ऐसा आता है, एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है। अब क्यों ऐसा होता है, बीच में स्ट्रेट हो जाता है, धीरे धीरे सर्कल ये बड़ा होगा नहीं, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल धीरे धीरे बड़ा, तो बीच पॉइंट पे इतना बड़ा कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो जाएगा जिसका हम लोग जो कर्व पता ही नहीं कर पा रहे कि कहां से मुड़ेगा। अच्छा, एक वही चीज एक दिन और किसी को समझा रहे थे कि बहुत सीधा रोड अगर तुम यहां से देख रहे हो बहुत सीधा है, लेकिन मैप पे देखते हो तो वो रोड सीधा नहीं दिखता है, दिखता है ऐसा। मैप पे अगर देखते हो कितना ये कर्व है, लेकिन हम लोग चलाते जाते हैं लगता है कि सीधे ही तो जा रहे हैं अच्छा दूर तक, लगता है ऐसा कि नहीं लगता है। वो क्यों ऐसा होता है, या फिर अर्थ जो है वो तो स्फेयर शेप का है, क्या हम लोग को कहीं अर्थ ऐसा घुमा हुआ दिखा नहीं, क्यों, क्योंकि बहुत बड़ा रेडियस का ये स्फेयर है जिसकी वजह से हमको इसका कर्व नहीं दिखता है। तो अगर जो बहुत बड़ा सर्कल बना दिया जाए, यहां पर भी तुमको बहुत बड़ा सर्कल बनाया जाएगा तो यहां दिख जाएगा, लेकिन यहां पर तुमको बिठा करके और एक इतना बड़ा सर्कल बना देना जिसका तुम इतना छोटा सा पार्ट देखो, इतना बड़ा सर्कल बनाए जो यहां पर तुम बैठे बैठे इतना छोटा सा पार्ट देखो, तो तुमको लगेगा वो सीधा लाइन है, लगेगा कि नहीं लगेगा। बस वही चीज यहां पे है कि इतना बड़ा सर्कल बन जाता है जिसकी वजह से सेंटर पर क्या दिखता है हम लोग को, एक सीधा लाइन है। और सीधा लाइन भी है तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, ऐसे अंदर जाते हुए। कैसे रहेगा, अंदर। अरे ये सीधा लाइन है मतलब ये बोर्ड से ऐसे ऐसे नहीं निकल जाएगा, बोर्ड के अंदर जाता हुआ रहेगा ये लाइन, बोर्ड के अंदर ही ना। देखो ना ये सब, ये वाला लाइन कैसे ऐसे घूमते हुए दिख रहा है, ये वाला जो हम ऐसे बनाए हैं, ठीक है, ये ऐसे जो बनाए हैं, ये देखो ये ऐसा लाइन नहीं है, ये ऐसे इधर से जाएगा और ये ऐसे करके निकलेगा, ऐसा ये बनेगा इस पे, इस जगह पे ऐसे, समझे, ऐसे बनाएगा। फिर इससे बड़ा सेमी सर्कल,
इससे बड़ा सेमी सर्कल ऐसे बनाएगा, इससे बड़ा सेमी सर्कल ऐसे बनाएगा, बनेगा। तो ऐसा टाइम एक बार आएगा कि इतना बड़ा सेमी सर्कल होगा जिसका सिर्फ हम लोग स्ट्रेट लाइन देखते रहेंगे, बीच से जो जाएगा सिर्फ स्ट्रेट लाइन देखते रहेंगे। समझ में आया क्या हो रहा है? ठीक है। तुमको क्या लग रहा था कि ऊपर जा रहा है सर्कल? सर्कल ये ऊपर नहीं जाता, सर्कल ये इधर से शुरू होगा और ऐसे कर करके अंदर घुसेगा और फिर अंदर से बाहर ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, अभी भी नहीं समझे? हाँ वही तो, यहां पर जैसे यहां पर दुगो अगर जो छेद करेंगे, यहां एक छेद किए, यहां एक छेद किए, ठीक है, तो इस बेंच से, हेलो, यहां से हम लोग क्या निकाले हैं? हेलो, यहां से क्या निकाले हैं? ऐसे, और इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे ऐसे गोल सा, यहां से देखो, यहां छेद कर, इधर इधर यहां से छेद करके हम लोग ये सर्कुलर लूप ऐसे बना रहे हैं। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक फील्ड का लाइन पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे दिखेगा? ऐसे, और थोड़ा बड़ा सर्कल, और थोड़ा बड़ा सर्कल, एकदम इसी पॉइंट पे ऐसे बड़ा 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 होते सर्कल इतना बड़ा हो जाएगा। इधर भी बड़ा बड़ा, इतना छोटा सर्कल से बड़ा बड़ा होते होते इतना बड़ा सर्कल हो जाएगा। और उसके बाद एक टाइम ऐसा आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे नहीं घूमने लग जाएगा। बहुत बड़ा सर्कल हो रहा है तब यहां से घूमेगा, और बड़ा सर्कल हुआ तो यहां से घूमेगा, जिसकी वजह से इसका जो कर्व है ये एक बार ऐसा आएगा कि कर्व इसका दिखना बंद हो जाएगा और यह स्ट्रेट लाइन दिखेगा, ये सीधा ऐसा लाइन दिखने लग जाएगा। ठीक है, ये जो कर्व ऐसे बना है, ये जो वायर था हमारा ऐसे था, और लाइन कैसे जाने लग गया? ऐसे स्ट्रेट। ठीक है, वही कर्व हमारा ऐसे है, लाइन ऐसे जाने लग जाएगा। 3 डायग्राम कहाँ है? यहां पर बस ऐसे करके बना देना, हो गया, हो गया 1 नंबर। जैसे कि एगो था पॉइंट पी के पास तो एक डायग्राम हुआ, एगो था पॉइंट क्यू के पास तो ये, और एगो बीच से, तो एक ऐसा डायग्राम हो गया, खत्म हो गया 1 नंबर। समझ गए? अब लीस्ट 2 फैक्टर्स ऑन विच इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ द लूप डिपेंड्स। लूप, सेंटर ऑफ द लूप, मतलब कि यहां पर का जो इंटेंसिटी है वो कैसा होगा? 2 फैक्टर बताओ ऑन विच इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स। मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड कौन से 2 फैक्टर पे करेगा? हाँ, डायरेक्शन ऑफ करंट। अच्छा, यहां पर एक करंट इधर से भी फ्लो हो रहा है और करंट इधर से भी फ्लो हो रहा है, तो यहां पर सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगा सेंटर पे। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर वाला भी आ रहा है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर वाला, दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि इधर वाला वायर के वजह से भी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है, और इधर वाला जो वायर घूम के आया उसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे है सेंटर पे, इसीलिए सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड यहीं पे आएगा सेंटर पे। तो 2 फैक्टर जिसके वजह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, सेंटर ऑफ द लूप डिपेंड्स। लूप का जो सेंटर है उस पर मैग्नेटिक फील्ड का इंटेंसिटी डिपेंड किस पे करेगा? ठीक है, तो उस पे डिपेंड करेगा एक तो ये करंट एट P एंड करंट एट Q के वजह से, एक फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड, मतलब कि अराउंड P एंड Q, वही तभी बोले कितना दूर है। हाँ, ये दूरी के वजह से डिपेंड करेगा। हाँ, रेडियस ऑफ द लूप, किसकी वजह से बताएंगे? रेडियस ऑफ द लूप, क्योंकि रेडियस लूप का जितना बड़ा होता है करंट, ये मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम होता है, और रेडियस जितना छोटा होता है मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही ज्यादा होगा। ये समझो कैसे होता है ये चीज। अगर जो यहाँ पर कोई पार्ट रखा हुआ है तो इससे हम जितना ज्यादा दूर जाएंगे क्या मैग्नेटिक फील्ड उतना कमजोर हो जाएगा? यहाँ पर ज्यादा जोर से मैग्नेट खींचेगा या फिर यहाँ पर रहेगा तब ज्यादा जोर से खींचेगा? पास में, मतलब कि रेडियस जितना बड़ा होगा, रेडियस या फिर डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम हो जाएगा। तो पहला नंबर करंट एट P एंड करंट एट Q, पहला फैक्टर तो ये हो गया। दूसरा फैक्टर रेडियस ऑफ द लूप, लिख दो यहां, करंट एट P एंड Q, और दूसरा नंबर रेडियस ऑफ द लूप। नेम द रूल यू विल अप्लाई टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन तुम कैसे पता करोगे? उस रूल का नाम बताओ। करंट कैरिंग, स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में, करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर में तुम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता कर पाते हो? तो राइट हैंड थंब रूल, जिसको हम लोग मैक्सवेल रूल भी बोलते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसका और एक नाम है स्क्रू रूल, और एक नाम है इसका एम्पियर्स रूल। ठीक है, जैसे इस पॉइंट पे अगर जो मैग्नेटिक फील्ड, हेलो, इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड पता करना चाहते हैं, ये ऐसा ही नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड जी,
ऐसा गोल 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 बनते जाता है, ठीक है। तो इस फील्ड पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा हो जाए, कैसे हम लोग पता कर पा रहे हैं, तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। एक एक नंबर का तीनों क्वेश्चन था। तेरह 5 नंबर का है शायद, हाँ चलो बनाओ। पढ़ो एक बार क्वेश्चन। हाँ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा जो है डायग्राम तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में भी होगा, देखो एनसीईआरटी बुक। द गिवन फिगर shows the current, hello, the given figure shows the current passing through the straight conductor XY। XY जो कंडक्टर है इसके तरफ से करंट पास कर रहा है। देखो कहां से आ रहा है करंट, ये देखो पॉजिटिव से इधर ऐसे ट्रेवल करते हो रहा है, इधर इस डायरेक्शन में ट्रेवल करते हो रहा है, ठीक है। अब बीच में क्या लगा दिया गया है, कार्डबोर्ड। जैसे ये करंट का ये जो तार आ रहा था ऊपर से नीचे करंट, इसके बीच में कार्डबोर्ड में छेद करके अब बीच में कार्डबोर्ड लगा करके रखा हुआ है। अब कार्डबोर्ड पे तुमको ड्रॉ करना है किसका, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है, क्लॉकवाइज आएगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, उसका डायरेक्शन दिखाओगे तीर से। ऐसे ये तो पता है कि गोल गोल हो जाएगा सर, ये लीजिए सर बना दिए गोल गोल हो जाएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन दिखाना है कि क्लॉकवाइज होगा कि एंटी क्लॉकवाइज आएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। कॉपी द डायग्राम एंड ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस व्हेन करंट फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर x टू y। x से जब y फ्लो कर रहा होगा, मतलब कहां, ऊपर से नीचे जब फ्लो कर रहा होगा तो इसका कैसा डायरेक्शन आएगा, तो नीचे से ऊपर, इधर नीचे जाएगा और इधर से बाहर निकलेगा। कहने का मतलब ये ऐसा होगा, ऐसा ये, और ये कौन सा डायरेक्शन है, क्लॉकवाइज है। कौन सा डायरेक्शन है ये, कैसे क्लॉकवाइज आया, देखो ना ये कैसा तीर लगा, इधर से इधर जाते हुए, इधर से किधर है, इधर से इधर, मतलब पहले 5 बजा होगा, 7 बजा होगा, 8 बजा होगा, 11 बजा होगा, देख रहे हो ऐसे करके, तो ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। क्या हो गया ये, क्लॉकवाइज। अच्छा ये एक सेकंड इधर देखो, अगर करंट का डायरेक्शन ऊपर रहता है तो करंट जो है पहले इधर, किधर, पहले इधर दे रहे हैं ना, किधर देखो, अंगूठा ऊपर किए, और ये कर्ल कहां गया, सब लोग ऐसे करो, कर्ल कहां जा रहा, इधर इधर, उधर उधर, हाँ ऐसे करके, हाँ अब ऐसे करो, ऐसे कर रहे हो तो अंदर जा रहा है ये, ठीक है, अंदर जा रहा मतलब ये देखो, इसको ऐसे ड्रॉ, इसको ऐसे ऐसे कर करके छोड़ देंगे, समझ रहे हो। तो किधर से किधर, इधर से इधर हम ड्रॉ कर रहे हैं, है ना, ये ऐसे जा रहा है, ऐसे करते, देखो ना जी, ये ऐसे करते हुए जा रहा है ऐसे। इसका क्या मतलब है, देखो इधर पहले यहां पे आ गया, फिर इधर चला गया, फिर इधर, मतलब यहाँ 5 बजा हुआ होगा, यहाँ 4 बजा हुआ होगा, यहाँ 2 बजा हुआ होगा, मतलब उल्टा घूम रहा है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज हो गया। क्या मतलब इसका, एंटी। तो जब नीचे से ऊपर करंट जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज, जब ऊपर से नीचे करंट आता है तो क्लॉकवाइज। तो यहां पर तो गोल गोल बना दोगे, डायरेक्शन देना होता है कि नहीं देना होता है, तो डायरेक्शन कैसा देंगे, एक क्लॉकवाइज का, मतलब तीर इधर लगा देंगे, ठीक है, लग गया तीर, हो गया, ये बना दोगे, 1 नंबर आ गया। ये एग्जैक्ट डायग्राम फिर से बनाना होगा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे, ठीक है, 1 नंबर के लिए। ये वाला डायग्राम याद रखना है, हाँ डायग्राम याद नहीं रखना है, तो एक्सपेरिमेंट में हाँ एक्टिविटी में यूज हुआ है, लेक्चर देखते तो पूरा याद रखना, नहीं, ये याद नहीं रखना, ऐसा डायग्राम तो आ ही जाएगा तुम्हारे पास, ठीक है। याद रखना मतलब ये जो घूम रहा है ये याद रखना है, ठीक, कैसे घूमता है, तू तो समझ ही लिए हो, ठीक है। नेम एंड स्टेट द रूल यूज्ड इन डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन द सिचुएशन गिवन अबव। कौन सा यूज किए हम लोग रूल को, और उसको स्टेट भी करना है। स्टेट करना मतलब लिखना है, लिखना है। तो मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या फिर इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल।
तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल को कैसे स्टेट करते हैं, ठीक है। तो जब करंट कैरिंग कंडक्टर के डायरेक्शन के तरफ, मतलब कि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसी के डायरेक्शन के तरफ हम लोग अंगूठा रख देते हैं, तो क्या लिखते हैं, थंब पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन कर्ल ऑफ द फिंगर। जो स्टेटमेंट वगैरह हो तो मैं योर, आवर ये सब इस्तेमाल नहीं करते, वी ये सब इस्तेमाल नहीं करते, व्हेन वी यूज आवर राइट हैंड ऐसे करके नहीं बताते हैं, समझ गए, सीधा एक जनरल स्टेटमेंट लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिख रहे हैं, थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन कर्ल ऑफ द फिंगर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो इसको पूरा कैसे लिखेंगे, राइट हैंड थंब रूल स्टेट्स दैट थंब पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द करंट, देन कर्ल ऑफ द फिंगर gives the direction of the magnetic field lines, ठीक है। आयरन क्लियर है तो सर्कुलर बना देगा। हाँ, आयरन फील्ड रखेंगे सर्कुलर बना देगा। यहां देखो, तो हम लोग ना दो स्टेटमेंट एकदम रट करके या तीन को चीज रखेंगे। एक तो जैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन डू नॉट क्रॉस ईच अदर या इंटरसेक्ट ईच अदर या ओवरलैप ईच अदर, ऐसा करके क्वेश्चन आएगा, वो रट लेंगे। मैक्सवेल का राइट हैंड थंब रूल या राइट हैंड थंब रूल का स्टेटमेंट एग्जैक्ट रट के जाना होता है, ठीक है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल रट के रखना होता है, समझ गए क्या। तो ये तीन डिफाइन एकदम रट्टा मारकर, उसमें भी फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल तो रट के रखो, तुमको 3 नंबर दे के ही जाएगा। ये जब पढ़ा रहे थे उस टाइम भी बताए थे कि कुछ आए चाहे नहीं आए, सब का सेट में फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पक्का आएगा, ठीक है, इस चैप्टर से। तो ये 3 नंबर तो एकदम फिक्स करके रखो। तुमको 5 नंबर वाला क्वेश्चन दिया तो देखो एगो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा के रख दिया, रखा हुआ है ना। हाँ, तो ये एगो पक्का क्वेश्चन समझ लो किससे आता ही आता है। पिछले जैसे तुम्हारा इसमें ना क्वेश्चन आता है जी थेल्स थ्योरम वाला हर साल, वैसे ही फिजिक्स में ये वाला क्वेश्चन फिक्स है कि आता है हर बार। तो जो क्वेश्चन हम बोल देते हैं वो क्वेश्चन एकदम रट लो कि उसको एकदम भूलना नहीं। अगर वो क्वेश्चन आया, तुमको सोच रहे हो, अगर जो तुम थोड़ा सा भी अगर भूलने का कोशिश किया, क्या मतलब, सुसाइड करने के लिए गया ना, फिर है बॉर्डर पे आदमी जाता है, बोलता है बंदूक लेके जाएंगे, बहुत बढ़िया एग्जांपल देता है बार बार, समझ गया। बिना बंदूक के जाना का क्या मतलब है, सुसाइड करने गया आदमी, समझे। तो तुम लोग बिना ये सब याद किए हुए जो इंपॉर्टेंट पार्ट है जाओगे एग्जाम में, तो सुसाइड के बराबर ही है। स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, हमको लगता है हम जितना बढ़िया बोलेंगे उससे ज्यादा बढ़िया तुम लोग लिख सकते हो कहीं से निकाल करके, ठीक है। मेरा स्टेटमेंट में एक आध जगह कुछ गलती हो सकता है, ठीक है, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, वो बोलेंगे तो कुछ अलग, बोलेंगे भी तो पूरा याद थोड़ी रहेगा किसी को। हाँ, इतना हम लोग को याद रख लेना है, बस यही बता देना, नहीं अपने वर्ड में नहीं लिखना होता। स्टेटमेंट एग्जैक्ट कॉपी कर लो, या तो एनसीईआरटी से नहीं तो फिर गूगल से निकाल करके, ठीक है। अपने वर्ड में स्टेटमेंट लिखोगे, वी एज ये कुछ भी यूज कर दोगे एक्स्ट्रा, उसमें मार्क्स कट जाएगा। हमारा 3 उंगली लेफ्ट हैंड का वो इस्तेमाल होता है, वो कौन कौन सा है, ये थंब जो कि फोर्स के डायरेक्शन को दिखाता है, ये जो कि बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड को दिखाता है, और ये करंट को। और तीनों के बारे में क्या लिखते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तीनों क्या रहता है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो when the middle finger, forefinger and thumb of the left hand are mutually perpendicular to each other, thumb ये middle finger points towards the direction of the current, forefinger points towards the direction of magnetic field, then the thumb of the left hand points towards the direction of the force, the direction of the motion of the wire, ठीक है। ये चीज, इसी चीज को बढ़िया से लिखवा सकते हो वहां से। हाँ, यूज दिस रूल, हेलो, यूज दिस रूल, डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन इलेक्ट्रॉन एंटरिंग ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, हम ये सब इस्तेमाल किसमें करते हैं, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। ये जो तुम लगाते हो मैग्नेटिक, ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस्तेमाल होगा। अब तुम लोग को याद भी है कि नहीं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, ये एक, क्या ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, नहीं है। इन दोनों के बीच में गैप सेम, सबके बीच में गैप सेम होना चाहिए। देखो 5 जो लाइन ड्रॉ किए हैं, तो इन दोनों के बीच में गैप, और इन दोनों बीच में ये सब गैप्स ठीक है, और यहाँ पे गैप ज्यादा हो गया, तो क्या हम इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है उसी में हम लोग फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा पाते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है
यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब यहां पर रूल लगाना है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा है। अब सोचो करंट का डायरेक्शन किधर रहता है, इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा। तो जब भी इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन देता हम लोग इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन यूज ना करके उल्टा डायरेक्शन यूज करते हैं, ये पढ़ाते वक्त भी बताए थे। लेकिन जब प्रोटॉन यहां लिख देगा तो हम लोग वही डायरेक्शन में यूज कर लेंगे, अल्फा लिख देगा तो वही डायरेक्शन यूज करेंगे, ठीक है। बीटा नहीं लिखेगा। अरे अल्फा पार्टिकल जो है ना वो पॉजिटिव चार्ज को ही बोलते हैं, ठीक है, इसीलिए अल्फा लिखता है। अल्फा पार्टिकल्स लिख दे या प्रोटॉन लिख दे या तो पॉजिटिव चार्ज लिख दे या फिर इलेक्ट्रिक करंट लिख दे, सबका डायरेक्शन सेम। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लिख दे तो उसका डायरेक्शन अपोजिट। तो अगर नीचे से ऊपर जा रहा था तो ये डायरेक्शन हम लोग ना मान करके इसका डायरेक्शन क्या ले लेंगे, नीचे से ऊपर, हाँ ऊपर से नीचे। अब सब लोग अपना लेफ्ट हैंड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये, मैग्नेटिक फील्ड मतलब ये, पहले ये, ठीक है। फिर हम लोग को क्या दिखाना है, ये करंट। करंट का डायरेक्शन कौन दिखाएगा हमारा, ये। तो इधर नहीं, इधर नीचे कर दिए, ये निकल गया। किधर की ओर दिखा रहा है, बाहर। किधर दिखा रहा है, बाहर। ये नहीं कि तुम ऐसे पीछे बैठी हुई है तो लग रहा होगा नहीं सर मेरे पीछे जाएगा, ऐसे नहीं। किधर दिखाएंगे, आउटवर्ड्स। कहां डायरेक्शन है फोर्स का, आउटवर्ड्स, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स पूछ रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या बताएंगे इस बारे में, आउटवर्ड। चुप रहो तुम, 3-4 दिन से सुन रहे, का दिन धुंधे मार के तुमको। ये सब बू बू कर रही है, जरा तो मना कर रहे हैं बस। और से आगे सर तो भैया कस के बोल। तो तुम फालतू में जो बोलते रहता है ना इतना, तो हम वही बोल रहे अभी सुन करके, ठीक है। तो हर बार तुम फालतू बोलता है, इस बार अच्छा बोल दिया तो उसका प्रोडक्टिविटी घट गया ना। फालतू लगता है। अच्छा, मतलब हम गलत सोचते हैं, हम गलत सोचते हैं मतलब। नहीं नहीं ठीक है, मतलब तुम अभी हम इंसल्ट किया मेरा। क्या बोल रहा है? यहाँ देखो, नेम एंड स्टेट द रूल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रेट करंट कैरिंग स्टेडी करंट। कौन सा रूल लगाते हैं, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल, या फिर उसी को और क्या बोलते हैं, राइट हैंड थंब रूल। तो नेम भी करना है और स्टेट भी, स्टेट मतलब लिखना भी है। तो क्या लिख देंगे, हाँ थंब रूल का जो स्टेटमेंट है, डिफाइन नहीं बोलते उस चीज को, स्टेटमेंट बोलते हैं, ठीक है। फोर्स, हाँ इधर देखो, लो फोर्स के बारे में जैसे ही बात किया कि फोर्स कौन सा रूल के वजह से बताते हैं, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल के वजह से बताते हैं। सिंपल है क्या, चलिए। फोर्स एक्सपेरिएंट बाय करंट कैरिंग अ स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर भी होना चाहिए और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी होना चाहिए। तो फोर्स का डायरेक्शन कौन बताएगा, तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और स्टेटमेंट भी लिख देना है। तो क्या ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारा, बहुत ज्यादा। और यहां पर क्या हो गया, राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। अब व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं, तो इमेजिनरी लाइन वगैरह जो भी बोलना है बोल देना। हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट डिटरमाइंड। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसी पॉइंट पे कैसे हम लोग पता कर पाते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करके। कैसे पता कर पाते हैं, तो टू बाई ड्रॉइंग ए टेंजेंट एट दैट पॉइंट, ठीक है। ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय स्ट्रेट करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। स्ट्रेट नहीं लिखल था, प्रोड्यूस बाय ए करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। ये सर्कुलर लूप पहले बनाना है, देखो यही वाला जो अभी कार्डबोर्ड वाला नहीं था कुछ देर पहले, ऐसे आईना बनाना है पहले। फिर यहाँ पे ये ऐसे दिखाना है कि करंट ऊपर जा रहा है, यहाँ ऐसे ये दिखा दिए पहले, ठीक है। ये किसका आंसर कर रहे हैं, हेलो लास्ट वाला, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये सब इंपॉर्टेंट चीज है, तुम क्या इधर उधर कर रहे हो। यहाँ पर अब किसी पॉइंट पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दिखाएंगे, ये ऐसे क्या ऊपर जा रहा है करंट,
ऊपर या पहले इसके अंदर जाएगा, मतलब ये कैसा जाएगा, ऊपर करंट जाता है तो एंटी क्लॉकवाइज, ऊपर करंट जाता है तो, और नीचे जब करंट आएगा तो क्लॉक वाइज पानी बताना जरूरी है सर, नंबर मिलेगा कैसे? ठीक है। ठीक है क्या? ठीक है, हाँ, पॉइंट ऐसे करते हुए हम लोग चले जाएंगे और एक बार बीच में ऐसे भी दिखा देंगे कि बीच से एकदम ऐसे पास कर जाता है। खत्म हो गया? ठीक है। अब मार्क ऑन इट द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इसके ऊपर डायरेक्शन ऑफ करंट भी दिखाना है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी। क्या हम लोग करंट का डायरेक्शन पहले ही बना दिए थे और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का भी डायरेक्शन दिखाई दिए कि यहां से ऐसे जा रहा है और यहां से ऐसे। ठीक है, जब भी करंट का डायरेक्शन ऐसा रहता है, नीचे से ऊपर ऐसे जाने वाला ऐसा फील्ड में, तो लूप के अंदर करंट, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड्स अंदर ही जाता है और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड्स बाहर आता है। ये उस टाइम भी, अभी जब ये बात बोल रहे हैं तो हमको याद आया कि उस टाइम भी ऐसा बताए कि अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तुम ऐसे बना दिए, करंट का डायरेक्शन ऐसा तुम दिखा दिए, हेलो करंट का डायरेक्शन तुम ऐसा दिखा दी, कौन सा डायरेक्शन है करंट का, देखो तो क्लॉकवाइज। कौन सा डायरेक्शन है करंट का? क्लॉकवाइज। ऐसे करंट घूम रहा है ना, तो अगर जो करंट का डायरेक्शन तुम क्लॉकवाइज दिखाया तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाएगा और लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा। देखो यहां भी लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड अंदर ही जा रहा है, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रहा है? अंदर। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये सब जब बनाएगा ना लूप, तो कभी कोई क्वेश्चन में एकदम भयंकर यहाँ पे डायग्राम बना के देगा, उनको एकदम ऐसे ऐसे करवा देगा, ऐसे, समझ गया, ऐसे, और तुम लोग को डर लगने लगेगा कि ये क्या हो गया है। समझ गए? बीच में हम लोग बनाते हैं उसके वजह से डर कम लगता है, जहां यहाँ कोना पे बना दिया तो डर लग जाता है डायग्राम देख करके। समझ गए? तो डरना नहीं है, समझना यही वाला डायग्राम फिर से है। ठीक है, होगा 2024 से 2023 वाला पीडीएफ जब देंगे तब तुम्हारे पास आ जाएगा वो क्वेश्चन। नेम द टू फैक्टर ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल डिपेंड्स। कौन सा वो दो फैक्टर है जिसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? ठीक है, तो इसका तो हम फैक्टर्स लिखवाए हुए हैं जी। सर्कुलर लूप का क्या क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप है ना, इंटेंसिटी ऑफ द करंट, रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप, इंटेंसिटी ऑफ द करंट, और क्या है? क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ये दो फैक्टर बहुत है। क्लोजनेस कैसे आएगा इसके अंदर? वैसा कुछ नहीं। क्या हम लोग बताएंगे इसमें दो फैक्टर, रेडियस ऑफ द सर्कुलर कॉइल या फिर सर्कुलर लूप, और दूसरा नंबर इंटेंसिटी ऑफ द ये करंट। जितना ज्यादा करंट उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, और नहीं तो फिर जितना छोटा सर्कुलर लूप उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि सर्कुलर छोटा हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड का क्लोजनेस जो है, लाइन का क्लोजनेस बढ़ जाएगा और मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर ये 15 कंप्लीट। हाँ, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या पूछा गया था? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसको बोलते हैं, वो। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग पता कैसे करते हैं? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे पता करते हैं? टेंजेंट ड्रॉ कर करके पता करते हैं डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, दूसरा नंबर पैटर्न ड्रॉ करना है मैग्नेटिक फील्ड का। ठीक है, एक सर्कुलर लूप लेकर के पैटर्न ड्रॉ कर दिए। इसके बाद हम लोग क्या जाने कि अगर जो सर्कुलर लूप क्लॉकवाइज करंट दे रहा है, सर्कुलर लूप में कैसा करंट दे दिए? क्लॉकवाइज, तो लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर रहेगा, लूप के अंदर मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर रहेगा, लेकिन लूप के बाहर, इधर लूप के बाहर मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलेगा। ठीक है, वाई कांट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस ईच अदर। दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे से क्रॉस क्यों नहीं हो सकता? ड्रॉ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शोइंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग लॉन्ग स्ट्रेट सोलेनॉइड। सोलेनॉइड की वजह से इसका क्या दिखाना है? मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाना है। स्टेट द कंक्लूजन विच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर के बारे में बताना है कि इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसा है। तो एक सोलेनॉइड बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ये सिलेंडर ही ना अंदर में डालेंगे कोई भी। ठीक है, कोई भी मेटल रॉड, सिलेंडर जरूरी नहीं है, ये हम लोग स्क्वायर, ये क्यूबॉइड शेप का भी डाल सकते हैं। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं? ये हम लोग वायर लपेट दिए इसके ऊपर।
ठीक है, वायर लपेट दी इसके ऊपर, जो भी मेरा डायग्राम ऐसा ही रहता है। हाँ, इसमें अब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले तो इसमें वायर जो है वो दिखाएंगे ना जी, वायर जो है ऐसे करके यहाँ से निकाल लेंगे और यहाँ से ऐसे वायर निकाल लेंगे और इसमें जो करंट देना है वो हम लोग दे देंगे करंट। ठीक है, अब इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है ऐसे, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हेलो, क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है? नहीं, इनसाइड द सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है, लेकिन यहां पर आउटसाइड, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इतना दूर यूनिफॉर्म नहीं होता, इतना दूर यूनिफॉर्म। तो ओवरऑल अगर पूछा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म नहीं होता, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म कब होगा? इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है, बाहर में सोलेनॉइड के यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं होता। लेकिन हम लोग को स्पेशल चीज ही पढ़ना है बस अंदर के बारे में। तो अगर जो पूछा जाए सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म होता है तो बोलेंगे यस यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, आउटसाइड के बारे में बोलेगा तभी बोलेंगे नो। क्या स्ट्रेंथ? सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं पे होता है, यहाँ और यहाँ रहता ना, सबसे ज्यादा क्लोज तो ही रहता है ये, यहाँ पे, ये पूरा बीच में। चेक करो एक बार, सबसे ज्यादा यहाँ पे एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड। स्ट्रेंथ के बारे में जहां तक कि हमको मालूम है, एट द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड, पोल पे। अब वो लैंग्वेज तुमको मिल जाएगा। स्टेट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। हां, वाई पूछो, वाई। हाँ, यहां देखो, स्टेट द कंक्लूजन व्हिच कैन बी ड्रॉन फ्रॉम द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर का जो पैटर्न है उससे तुम क्या समझ में आ रहा है? तो सोलेनॉइड के अंदर में जो पैटर्न रहता है वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होता है, यूनिफॉर्म अंदर में इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, तो सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? यूनिफॉर्म। ओवरऑल तो नॉन यूनिफॉर्म होता है क्योंकि यहां पर गैप कम रहता है, यहां पर गैप ज्यादा रहता है, लेकिन अंदर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, क्या चीज हुआ? कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, इसीलिए फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक सोलेनॉइड में सबसे ज्यादा कब होगा? इनसाइड द सोलेनॉइड। हेलो, इनसाइड द सोलेनॉइड के बारे में हम लोग दो लाइन जाने कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा यहीं पे होता है, और एक चीज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहीं होता है। हाँ बोलो। सबसे ज्यादा बोल रहे हैं जबकि सारा मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाद में बाहर आ तो रहा है। हाँ, आ रहा है, यहाँ पर गैप की वजह से, यहाँ पर गैप, यहाँ तो हम लोग समझ में रहा कि गैप यहाँ ज्यादा रहता है, यहाँ पर गैप कम रहता है, तो हमको ही मालूम था सबसे ज्यादा पोल पे होना चाहिए। नंबर ऑफ लाइन तो सेम ही हो जाएगा ना फिर। नंबर लाइन सेम होगा, गैप के वजह से शायद। यहाँ ये भी तुम पूछ लो कि पोल पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन सबसे ज्यादा होता है, ऐसा ट्रू और फॉल्स? क्या वो ना ज्यादा होता है क्या? पावर। तो वही चीज ना, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में ना पूछा जा रहा है, स्ट्रेंथ पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं, फील्ड स्ट्रेंथ। एमएफएस मतलब मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा कहां होगा? इनसाइड द सोलेनॉइड। नहीं तो फिर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी सबसे ज्यादा कहां? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहां होगा? तो सोलेनॉइड के अंदर। हाँ हाँ आता है। क्या? ज्यादा होता है। तो तुम पहला वाला आंसर गलत पूछा है। लो इधर,
Magnetic field strength is most in a solenoid. Magnetic field lines at the pole is the strongest. पोल पे कल देखते थे किस समय वो थी बसंत का ट्रायल था कि सेंटर में होता है। नहीं ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन जो ऐसा है क्या एग्जैक्ट वैसा आया हुआ है? हाँ कि कहाँ अच्छा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जाता था बीच में मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, हाँ स्ट्रेंथ। उसमें अभी हम दोनों आंसर देखे। हेलो, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है उसका दोनों आंसर हम लोग देखे कि इनसाइड द सोलेनॉइड एंड एट द पोल दोनों पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा होता है। सेंटर पे होता है जी, और उसके एक्सिस पर भी। कौन सा नंबर? सर दोनों जो बता रहा है, सेंटर पर भी उसके एक्सिस पे भी। For the current carrying solenoid as shown below, draw magnetic field lines and give reason. Explain why that out of the 3 point A, B and देखिए में लिखा है यहाँ which point the field strength is maximum at which point it is minimum. Okay, ठीक है लो। फिर बोल रहा है इसी को बोल रहे हैं। इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हम लोग यहां से निकाल रहे हैं, यहां से इधर देखो, सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर जो पूछा जाए, ठीक है, तो यहाँ बीच में बता दो। इसका रीजन हमको अभी एग्जैक्टली नहीं मालूम है, कहीं लिखा हुआ कहीं पर साफ साफ है भी नहीं, ठीक है। इसका रीजन कल टेस्ट है ना तुम लोग का? यस सर। ठीक है, तो कल टेस्ट में क्वेश्चन ये वाला दे देंगे नहीं, वो आने से पहले उसका रीजन हम बता देंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे ज्यादा यहाँ पे, अच्छा यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सबसे ज्यादा पोल पे, भी हम लोग भी पढ़े हुए हैं, सबसे ज्यादा पोल पे होता है, ठीक है यहाँ पे। लेकिन तुम्हारा, हेलो पीयूष, जो तुम्हारा क्वेश्चन है ना दिया हुआ, उसमें पोल पे नहीं, तो उसमें जो है ना दूसरा जो पॉइंट है वो कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ए बी और यहाँ शायद सी है, या फिर यहाँ बी है और यहाँ सी, अरे जो भी है, एगो यहाँ पॉइंट, एगो यहाँ है, ठीक है। हाँ,
उसके सबसे ज्यादा तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ जो है सबसे ज्यादा ए पे बताया गया है, अभी पे फिर सी पे और सबसे कम बी पे। पर वो गोल की भी बताया था। अच्छा ठीक है, वो हम पता कर लेंगे कि सेंटर पे क्यू सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, हाँ सबसे ज्यादा अगर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, सबसे ज्यादा अगर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की बात की जाएगी तो किसका नाम लेंगे? सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड, जो कि यहां पर रिप्रेजेंट किए हैं। और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी कहां हो जाता है? इनसाइड द सोलेनॉइड। ठीक है, और कुछ इसमें क्वेश्चन बचा? नेम एनी टू फैक्टर्स ऑन विच मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सोलेनॉइड डिपेंड्स। नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स मतलब जो इस पर जो तार घुमाते हैं ना हम लोग, इस पर जो तार घुमाते हैं वो कितना टर्न है, ठीक है, उस पे भी डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, टर्न्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है, गैप। ठीक है, तो उससे बढ़िया हम लोग ये चीज लिखते हैं, रेडियस ऑफ द कॉइल। ये जो कॉइल है ना, जैसे कि ज्यादा इतना मोटा हम अगर जो लोहा ले लेंगे तो इसका जो कॉइल है इतना दूर से ना घूमेगा। इसका कॉइल अगर इतना मोटा लोहा के बीच में कॉइल हम घुमाएंगे तो इसका जो कॉइल है इतना दूर से घूमेगा, जिसके वजह से भी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ का कमी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रेडियस ऑफ द कॉइल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो डिपेंड किस पे कर रहा है? रेडियस ऑफ द कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स और ये करंट, इंटेंसिटी ऑफ द करंट, तीन चीज पे। हाँ, मटेरियल इनसाइड, लेकिन हम लोग मटेरियल लगभग बार सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। तो मटेरियल इनसाइड द सोलेनॉइड, ये चार चीज। ठीक है, अच्छा एक चीज और, तुमको मार्क्स के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कितना हमको लिखना है ना, पॉइंट नहीं, पॉइंट को एक्सप्लेन भी करना है क्या। जैसे कि रेडियस ऑफ कॉइल लिख करके छोड़ नहीं देना। अगर जो वही तीन चीज एक एक नंबर का पूछ रहा है तो सिर्फ रेडियस ऑफ कॉइल नहीं लिखेंगे, रेडियस ऑफ कॉइल हेडिंग लगा करके लिखेंगे, रेडियस ऑफ कॉइल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। ये बात पूरा लिख देंगे, समझ गए? ऐसे आगे चलते हैं। ये 16 नंबर क्वेश्चन हो गया। कितना टाइम हुआ है? 9-10 हो गया तो बस हो भी गया ना, लगभग कंप्लीट है। सर एक तीनों को 3 मिनट बैठा दीजिए सर। ज़्यादा हो जाएगा। क्या चीज कर दे? तीनों को 3 मिनट बैठा दीजिए। अच्छा, और तुम लोग का? हम जहाँ बैठे वहाँ बैठ जाएंगे, हम लोग कोई दिक्कत नहीं। 17 और ये हो गया 18। चलो इधर देखो, थोड़ा पूरा चाहिए बोले इधर इधर। डिफाइन द टर्म सोलेनॉइड, फिर से वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इन एंड अराउंड ए करंट कैरिंग अ स्ट्रेट सोलेनॉइड। मार्क ऑन द पैटर्न डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ द सोलेनॉइड एंड रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। इसका आंसर तो हो गया, ये अभी वही क्वेश्चन है, फिर से सेम क्वेश्चन है। इसमें 1 2 3 करके बस लिख दिया, और क्वेश्चन सब पॉइंट मतलब कि सेंटेंस वाइज लिखते जा रहा था। ठीक है, इसमें बस 1 2 3 कर दिया, दोनों क्वेश्चन सेम है। अच्छा ये देखो, हाउ वुड यू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यूजिंग करंट कैरिंग सोलेनॉइड। तो एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड को हम लोग मैग्नेट कैसे बना सकते हैं? तो अंदर में जो मेटल पार्ट रखते हैं वो सॉफ्ट आयरन रख देंगे, तो हम लोग इसका हम लोग क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, तो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेट को डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ए टाइप ऑफ इट इज ए टेम्पररी मैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? एक टेम्पररी मैग्नेट है। और बनता कैसे है फिर इसके बारे में बता देंगे, कैसे बनता है। तो एक सॉफ्ट आयरन प्लेस्ड इनसाइड ए करंट कैरिंग सोलेनॉइड, inside a current carrying solenoid. A soft iron is placed inside a current carrying solenoid. तो वहां से हम क्या बना सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट बना सकते हैं, सॉफ्ट आयरन। सॉफ्ट आयरन के पास मैग्नेटिक परमिएबिलिटी एक टर्म है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी मतलब कि उसके पास वो क्षमता है कि वो ये मैग्नेट खुद को मैग्नेट बना सकता है। अच्छा, कुछ आयरन ऐसा भी होता है या फिर कुछ मेटल ऐसा भी होता है जिसको हम लोग बहुत ही ज्यादा करंट पास करवा दे, जैसे कि सॉफ्ट आयरन के पास ही अगर बहुत ही ज्यादा करंट पास करवा दे, करंट का इंटेंसिटी बहुत ही ज्यादा दे देते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट से ट्रांस कन्वर्ट होकर के और ये परमानेंट मैग्नेट तक भी बन सकता है। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या यूजेस जानते हैं? हाँ जानते हैं, परमानेंट मैग्नेट का या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेट का डिफरेंस भी जानते हैं। ठीक है,
18 नंबर क्वेश्चन, इसके बारे में बोले थे उस टाइम पे। हेलो, जब बताए थे ना कि इसका क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहे हैं, इसका क्वेश्चन जब आएगा तभी करवा देंगे, ठीक है, बोले थे उस टाइम पे। चलो तो कर लेते हैं। बाय यूजिंग द गिवन एक्सपेरिमेंटल सेटअप, हाउ कैन इट बी शोन दैट ए फोर्स इज exerted on the current carrying conductor AB when it is placed in a magnetic field? जब AB को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाएगा, ठीक है, तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट से कैसे तुम लोगों को पता चल रहा है कि फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ठीक है। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी से इधर करंट फ्लो हुआ, यहाँ से गया, फिर इधर ट्रेवल कर रहा है करंट, फिर इधर जा रहा है, इधर जा रहा है। क्या ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है? क्या ये एक ऐसा कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है? ठीक है, करंट किधर से किधर फ्लो हो रहा है? इधर से, B टू A। अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो क्या ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है? हाँ, फोर्स एक्सपीरियंस करता है। यहीं से तो ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकला था, अरे यहीं से ना फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल निकला है। क्या करते रहती है तुम जी? तो हम लोग यहां पर क्या लिखेंगे? हेलो, इसके बारे में बताना है कि ये फोर्स इज एक्सर्टेड करंट कैरिंग कंडक्टर AB व्हेन इट इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके बारे में तुम क्या बताओगे कि जब भी एक करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करता है। क्यों एक्सपीरियंस करता है, इसके बारे में बात करते हैं। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट है, हॉर्स शू मैग्नेट है, इसका खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और करंट कैरिंग कंडक्टर के बारे में भी हम जानते हैं कि इसके पास भी मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो दो मैग्नेट्स को जब भी हम एक दूसरे के पास रखेंगे तो क्या दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगाएगा, दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएगा, जिसके वजह से कोई एक पार्ट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, या तो अट्रैक्ट हो जाएगा या फिर रिपेल होगा। सही है क्या? ठीक है, इसके बारे में फिर से बात करते हैं कि क्या हो रहा है। तो व्हेन ए करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, द करंट कैरिंग कंडक्टर also behaves like a magnet, so both magnets will either attract or repel each other। ठीक है क्या? अगला, the direction of force can be reversed in two ways। direction of force can be reversed in two ways। दो तरीके से डायरेक्शन ऑफ फोर्स रिवर्स किया जा सकता है। तो दो चीज देखो ना, मैग्नेटिक फील्ड एक होता है, ठीक है, और एक करंट होता है और एक फोर्स होता है। तो हम लोग को कन्वर्ट किसका डायरेक्शन करना है? फोर्स का। तो हमारे पास बाकी दो पार्ट बचा कि नहीं बचा? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करने की वजह से भी फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, या फिर करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तब भी मैग्नेटिक फील्ड का, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो ये किसके वजह से? बाय चेंजिंग, ऐसे लिखेंगे, बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, या फिर बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज करोगे तो, और करंट का डायरेक्शन चेंज करोगे तो, दोनों से हम लोग फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। व्हेन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स बी हाईएस्ट? कब मैग्नीट्यूड जो है फोर्स हाईएस्ट होगा? तभी कुछ देर पहले बताए थे फोर्स सबसे ज्यादा कब होगा? जब तीनों आपस में परपेंडिकुलरली रखा हुआ होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, करंट, जब दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है तब फोर्स भी परपेंडिकुलर, ये फोर्स जो है वो हाईएस्ट होता है। अभी कुछ देर पहले पढ़े थे ना, फोर्स इज इक्वल्स टू BIL sin थीटा। अरे तो ये 11th क्लास का चीज है, लेकिन हम लोग बस ये साइन थीटा का इस्तेमाल करते हैं कि जब भी थीटा का वैल्यू क्या होगा? 90 डिग्री। अरे इसीलिए तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल बोले। फ्लेमिंग क्या बोले थे लेफ्ट हैंड रूल लगाते वक्त? कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा और जो करंट होगा वो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर। और जो तुम्हारा फोर्स का डायरेक्शन आएगा वो भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, तो फोर्स के बारे में अभी हम छोड़ते हैं। कब फोर्स सबसे ज्यादा हो सकता है? जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट का डायरेक्शन एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर हो। ठीक है, तो यहां पर क्या लिखेंगे? व्हेन विल द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बी हाईएस्ट? लिखे मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स विल बी हाईएस्ट when current carrying conductor is placed perpendicularly in the magnetic field lines। ठीक है, तो यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर आंसर आया। ठीक है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लो फिर से आ गया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेटमेंट करने।
फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल स्टेट्स दैट, है ना, उसके बाद फिर पूरा लिख दोगे, आधा हम बता दिए बाकी तुम लोग लिखेगा, ठीक है। हाँ तुम लोग नहीं करते थे बचपन में, डिफाइन सुनने गए हैं सर तो इज कॉल्ड एज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, आधा सुना दिए हैं सर। हाँ इधर देखो, पढ़ो क्वेश्चन। पढ़ने बोले ना बनाने के लिए तो कौन कौन सब उधर, वैसा कुछ नहीं। Draw the pattern. Draw the pattern of magnetic field lines for the two parallel straight current conductors. कुछ खास क्वेश्चन नहीं है अगर पढ़ो तो। 4 नंबर का क्वेश्चन बस इसके बाद बचा होगा। देखो एक केस स्टडी, दूसरा केस स्टडी खत्म हो गया। हाँ हाँ 40 मिनट आवाइए। तुच्छ प्राणी तुच्छ दिमाग। ठीक हुआ आज कई दिन छुट्टी रह गया तो, नहीं तो इसका भी 2 लेक्चर लग जाता ना। एक दिन मेरा बच गया कि नहीं बच गया? एक दिन बच गया तो ना, उस दिन छुट्टी है तुम लोग। सरस्वती पूजा दिन नहीं पढ़ाना चाहिए। स्कूल में नहीं मनता सरस्वती पूजा ठीक से। आपकी घर साइड ही आपको कभी नहीं ऐसा होता। हम उसमें भी इन्वॉल्व नहीं रहते 2 साल से। लड़ाई की वजह से नहीं, स्कूल तो स्कूल में बिजी रह जाते थे ना, तो यहाँ इन्वॉल्वमेंट मेरा नहीं रहता था। ऐसे भी अब ये सब बच्चा वाला चीज है, सब 10वां 12वीं तक का बच्चा करता है, उसके बाद तो रिटायरमेंट होना चाहिए। हाँ हर बार 9th क्लास ही ना करता है जी। पिछला तुम लोग किया था ना। ये सब क्या आ रहा है रे? बहुत जल्द अपने देश में चाइनीज कंपनी को देखने को मिलेगा, समझा? ये सब क्या हो रहा है भाई? अरे तरीक झूठ ठोक हम सोचे कि दिखा देते हैं, ज्यादा देर नहीं है।
क्या दिखा रहे हैं? इधर पूछ रहा है अरे दिखा रहे थे कि ज्यादा देर अब नहीं है। सर शाम में भी प्रोजेक्ट चल रहा था, स्टोरी चल रहा था। 2-3 दिन पहले जब नवादा सेंट्रल वाला बच्चा जिस दिन गया था टूर पे, उस दिन उन लोग को छावा दिखा रहे थे, छोटा बच्चा लोग को। छावा मूवी है। तुम लोग को तो रोज दिखा रहा है। आ गया डे 2। अभी 2 वाले स्टार्ट किए सर। मत कराइए सर। नहीं हो जाएगा, मत कराइए क्या? फिर तुम लोग को टेस्ट में कल पूछेंगे सर बुझाइए नहीं रहा है। इतना क्वेश्चन करवाने के बाद भी टेस्ट नहीं बुझाता। परसों तो नहीं होगा टेस्ट, कल ही बाबू। परसों होगा तब तो फिर एक दिन पीछे हो जाएंगे। आज कर देंगे ना पूरा। मैथ वाला पार्ट बचा हुआ है सर, साइंस पूरा चेक हो गया, वो भी होगा। टैब नहीं लाते हैं ना तो ये सब दिक्कत होता है। अभी टैब से तुरंत फिर से कॉपी कर देते हैं। एक लास्ट चांस है, उसके बाद अगर नहीं हुआ तो फिर सबका पीडीएफ ओपन करवा करके फिर पढ़ा देंगे। भेजा हो रहा है, देखो ना। अब कैंसिल वाला बटन आएगा इधर, तो रहने देते हैं, छोड़ो कोई नहीं। ए चलो क्या अभी तो रहने देते हैं आज का लेक्चर, लेकिन इस पे रहने देते हैं। आगे सब लोग मोबाइल ओपन करो जिस बेंच पे, ठीक है। पीडीएफ सेंड कर देते हैं अभी, ठीक है। क्वेश्चन के ताकि डिस्कस कर ले, एक आध क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो बच जाए, ठीक है। सर किसी